ठीक है ना। चलिए, तो जेपीएससी मेंस एग्जाम के बाद अब हम लोग की जिम्मेवारी थी कि जेपीएससी का सारा, ठीक है, पेपर 3 का, 4 का, 5 का, 6 का और भाषा में, खास करके खोटा भाषा में जो सॉल्यूशन है पेपर का, हम लोग करके दिखाएं। तो शुरुआत हो गई आज से। आज सबसे पहले हम शुरुआत कर रहे हैं इंडियन पॉलिटी से। हमारे एसएल सिंह सर हैं, मुखर्जी नगर में समझिए पढ़ा रहे हैं 30 साल से। कितना लोग का अधिकारी बनाया उसका गिनती नहीं है। तो आज पॉलिटी की शुरुआत कर रहे हैं सर से। पॉलिटी होगा आज ही, हिस्ट्री हो जाएगा, तो हिस्ट्री, पॉलिटी और खोटा 3 आपका आज हो जाएगा। बाकी बचेगा ज्योग्राफी, बचेगा ज्योग्राफी कल कर लेंगे। और पब्लिक एड के लिए देखते हैं, थोड़ा सर के पास टाइम नहीं था आज, तो कल या परसों उसका भी हो जाएगा। और संभवतः साइंस भी आजकल में हो जाएगा आपका। तो जेपीएससी मेंस एग्जामिनेशन में आशा है कि आप लोग अच्छा ही किए होंगे। देखिए, मेंस एग्जामिनेशन जो परीक्षा हो गई ना, आप भूल जाना है आपको, ज़्यादा उम्मीद नहीं करना है। चूंकि ठीक, इस बार बात हम करेंगे विस्तार से कि मेंस परीक्षा के बाद बहुत सारे लोग लगा लेते हैं कि नहीं मेरा ये इतना गया, हम इतना किए। ठीक है, झारखंड राज्य है, आप बहुत अच्छा लिखते हैं, अच्छी बात है। मार्किंग कैसा होता है और पैटर्न क्या होता है, कौन सा भाषा आगे बढ़ता है, सब देखा जाएगा आगे, अभी तो समय है। लेकिन अभी आपने अपना जो काम पूरा कर लिया है, थोड़ा सा रेस्ट लीजिए, 2-4 दिन एंजॉय कीजिए। और एंजॉय करने के बाद समीक्षा कीजिएगा कि आपका पेपर कितना अच्छा गया है, कितना मार्क्स आ सकता है, और उसके अकॉर्डिंग फिर इंटरव्यू के लिए लगिएगा। तो अभी हम लोग वेलकम करेंगे एसएल सिंह सर का। सर आएंगे और पॉलिटी के लिए आज का आपका करवा देंगे आपका। ठीक, आइए सर। तो इसको ऐसे बढ़ाएंगे आगे। अच्छा, ऐसे, थैंक यू। थैंक यू पांडे जी। तो आइए बच्चों, सबसे पहले जो क्वेश्चंस है उसमें ऑब्जेक्टिव जो दिए गए हैं बहुविकल्पी, इनसे संबंधित हम लोग डिस्कस करेंगे। और इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे जो सब्जेक्टिव राइटिंग का है उस पर। तो देखिए क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन से 42वें संशोधन अधिनियम के माध्यम से भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए थे। भारतीय संविधान का जो प्रस्तावना है, इसमें एक अमेंडमेंट किया इंदिरा गवर्नमेंट ने। तो स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी की गवर्नमेंट थी, और इंदिरा गांधी जी की गवर्नमेंट ने एक अमेंडमेंट किया था, 42nd अमेंडमेंट इन 1976। कोई नहीं, हम रखें। इस अमेंडमेंट के द्वारा 1976 में 1976 में जो संशोधन हुआ, इस संशोधन के द्वारा आइए, तो बच्चों मैं आप लोगों से डिस्कस कर रहा था, ये 42nd अमेंडमेंट जो हुआ, 42nd अमेंडमेंट और ये 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में हुआ था। और बाय दिस 3 वर्ड एडिट किए गए थे। नंबर फर्स्ट, सोशलिस्ट यानी आप हिंदी में बोलेंगे समाजवादी। इंदिरा जी की गवर्नमेंट ने नेक्स्ट वर्ड एडिट की थी, ये सेकुलर यानी पंथ निरपेक्ष। एक बात यहां आप लोगों को मैं अवेयर कर दूं, मार्केट में कुछ राइटर हैं जो बड़े राइटर जाने जाते हैं, वो गलतियां किए हैं। नाम नहीं बताऊंगा, किसी का दुकान मार्केट क्यों बंद हो। वो लिखे हैं धर्मनिरपेक्ष, बट गलत है। धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष में बहुत बड़ा डिफरेंस है। ये सामान्य क्लास नहीं ले रहा हूं, नहीं तो मैं एक्सप्लेन करता। क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं, इसलिए सीमित। नेक्स्ट वर्ड एडेड हुआ है, ये हुआ है इंटेग्रिटी। तो नेक्स्ट वर्ड इंटेग्रिटी, आप हिंदी में बोलेंगे अखंडता। तो ये 3 वर्ड ही स्वर्गीय इंदिरा जी की सरकार ने बाय दिस अमेंडमेंट एडिट किया।
और आपके क्वेश्चन में यहां देखिएगा, आपके क्वेश्चन में दिया गया है आपके, अच्छा ये ठीक, आपके क्वेश्चन में ये दिया गया है, ये देखिए यहां पर जो तीनों वर्ड मैंने बताया मिल रहा है। कहां पर मिल रहा है? ये तीनों वर्ड मिल रहा है। ये देखिए ये गलत है, यानी संप्रभुता है, गलत है। समाजवादी पंथ निरपेक्ष अखंडता चाहिए, इसलिए ये गलत है। बी में दिया गया है समाजवादी पंथ निरपेक्ष अखंडता, सही जवाब बी है। ठीक है, तो इस तरह से लोकतांत्रिक है, ये भी गलत, यहां भी लोकतांत्रिक गलत है। सही जवाब होगा सोशलिस्ट सेकुलर इंटेग्रिटी, यानी समाजवादी पंथ निरपेक्ष अखंडता। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा बी। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर अब बातें करेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज इज प्रोवाइडेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संवैधानिक उपचारों के, तो बच्चों ये सेकेंड क्वेश्चन पर अब हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये सेकेंड क्वेश्चन है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में दिया गया? तो ये बहुत चर्चित है, आर्टिकल 32 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचारों की बात इसमें की गई है। आर्टिकल 30 में जो माइनॉरिटी से संबंधित राइट की बात की गई है। आर्टिकल 31 ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू प्रॉपर्टी था, जो आज 44 अमेंडमेंट से समाप्त कर दिया गया। और इस तरह से आर्टिकल 33 में व्यवस्था दिया गया है। इसमें दिया गया है इस प्रकार से व्यवस्था, इसमें दिया गया है सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ मेंबर्स ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेस एंड इंफॉर्मेशन ब्यूरो, यानी सुरक्षा बलों और सूचना ब्यूरो के सदस्यों के मूल अधिकारों का निलंबन करने की बात की गई है, डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए। यानी एक आर्टिकल है अनुच्छेद 32 जिसमें संवैधानिक उपचारों की बात की गई है। इसलिए इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा? इस क्वेश्चन का जवाब होगा ये सी। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन भी आप कंफर्म हो गए। आर्टिकल 32 में व्यवस्था दिया गया है, जब हमारे आपके फंडामेंटल राइट्स का किसी लॉ से वायोलेशन होता है तो हम आप अंडर दिस आर्टिकल डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ऑथोराइज है 5 रेट्स ऑर्डर करने के लिए। 5 रेट्स, नंबर फर्स्ट हाइबियस कॉर्पस, नंबर सेकेंड मैंडेमस, और नंबर नेक्स्ट हाइबियस कॉर्पस, फर्स्ट हाइबियस कॉर्पस, सेकेंड मैंडेमस एंड थर्ड प्रोहिबिशन, फोर्थ होगा सर्ट्यूरेरी उत्प्रेषण एंड फिफ्थ एंड लास्ट इट होगा क्यू वारंटो अधिकार परीक्षा। तो ये 5 रीट जो ऑर्डर करने की व्यवस्था है, इन रीट के माध्यम से हमारे आपके फंडामेंटल राइट्स के प्रोटेक्शन, रेमेडीज, उपचार की व्यवस्था दिया गया है। और इसीलिए इसको कहा गया है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। और इसी के बाद अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताएं निर्धारित करता है? बच्चों यहां पर देखा जाए तो जो प्रेसिडेंट के पद से संबंधित बातें दी गई हैं, आप देख रहे हैं इलेक्शन की भी बात दिया गया है, इनके टर्म पदावधि की भी बात किया गया है। सभी की एक्सप्लेनेशन डिटेल किया जाए तो बहुत टाइम लगेगा। आप यहां प्रेसिडेंट पोस्ट के योग्यता जो निर्वाचन की बात की गई है, इनकी योग्यता की जो बात दी गई है, ये बात कहा गया है अंडर दिस आर्टिकल। ये है आर्टिकल 58। आर्टिकल 58 में प्रेसिडेंट पोस्ट की जो बात की गई है, उसमें योग्यता में सारी बातें निहित है। यानी कैसा व्यक्ति होगा जो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंट के इलेक्शन फेस करने के लिए, निर्वाचित होने के लिए योग्य होगा। जैसे पॉइंट फर्स्ट कहा गया है, वह भारत का नागरिक हो, नागरिकता मस्ट है, ओरिजिन नहीं, भारतीय मूल नहीं, सिटीजन। नेक्स्ट कहा गया है एटलीस्ट 35 ईयर्स एज कंप्लीट होना चाहिए, कम से कम 35 वर्ष का उम्र वह व्यक्ति पूरा कर चुका हो। और नेक्स्ट कहा गया है लोकसभा का सदस्य बनने के योग्य हो। और नेक्स्ट होता है फोर्थ एंड लास्ट, किसी प्रॉफिट पोस्ट, किसी लाभ के पद पर न हो। और प्रॉफिट पोस्ट, लाभ के पद मैंने क्लास लेते वक्त डिफाइन किया था, सुप्रीम कोर्ट अपना डिसीजन दे चुका है। प्रॉफिट पोस्ट में 2 क्राइटेरिया डिसाइड किया है। नंबर फर्स्ट, पोस्ट परमानेंट होना चाहिए, पद स्थायी हो। और नंबर सेकेंड क्राइटेरिया, उस पोस्ट से रिलेटेड वेतन मिलता होना चाहिए। तो दोनों क्राइटेरिया जो पोस्ट कैरी करता है, उस पोस्ट को कहेंगे प्रॉफिट पोस्ट। ये योग्यता की बातें की गई हैं अंडर दिस आर्टिकल। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट बातें करेंगे,
और नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, ये होगा फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन के लिए जो व्यवस्था दिया गया है, ये क्वेश्चन है किस अधिनियम के द्वारा राज्यसभा की स्थापना की गई। प्यारे बच्चों, ब्रिटिश गवर्नमेंट हम देशवासियों के लिए कुछ एक्ट लाई। हम लोग गुलाम हुआ करते थे और गुलामी के दौर में अनेक तरह से ब्रिटिश पॉलिसी का अपोज विरोध करते वक्त हम अनेक न अनेक डिमांड करते रहे। उन डिमांड के कंसर्न में देखा जाए तो हमारे आपके मांग को ध्यान में रखते हुए कुछ न कुछ सुधार करने का प्रयास ब्रिटिश गवर्नमेंट करती रही। हमारी यूनिटी को बर्बाद करने के लिए अर्ल ऑफ विंटो हमारे कंट्री में वायसराय था और जॉन मार्ले सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। दोनों की सोची सब्जी जो स्टडी थी वह एक्ट का रूप ली 1909 में। उस एक्ट का नाम पड़ा इन्हीं दोनों के नाम पर, मार्ले मिंटो रिफॉर्म। इस एक्ट का प्रिंसिपल था डिवाइड एंड रूल, फुट डालो और शासन करो। नेक्स्ट देखा जाए, अंडर दिस व्यवस्था जो था, आपकी कंट्री में पहली बार व्यवस्था दिया गया बाई कैमरल, 2 सदनी व्यवस्था हमारे देश में पहली बार, और इसी एक्ट के द्वारा पहली बार राज्यसभा स्टैब्लिश स्थापना की बात हुई। तो इसलिए आपके क्वेश्चन का जवाब अब ये सामने है। अगर ये पूछा गया कौन, तो आपका जवाब यही है, यानी भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा हमारे कंट्री में फर्स्ट टाइम काउंसिल ऑफ स्टेट्स, जिसे हिंदी में कहते हैं राज्यसभा, स्टैब्लिश हुआ। इतना ही नहीं, इस एक्ट के महत्वपूर्ण नेचर हैं। आपके कंट्री में अभी तक महिलाओं को वोटिंग का राइट नहीं था। महिलाओं को फर्स्ट टाइम वोटिंग का राइट ब्रिटिश गवर्नमेंट प्रोवाइड किया बाय दिस एक्ट। हमारी कंट्री में बाई कैमरल प्रोविजन था ही नहीं, तो बाई कैमरल प्रोविजन का भी जन्म हुआ इसी टाइम। अपर हाउस काउंसिल ऑफ स्टेट राज्यसभा और लोअर हाउस हाउस ऑफ पीपल लोकसभा। तो पूछा गया इस क्वेश्चन में कि पहली बार राज्यसभा स्टैब्लिश स्थापित हुआ बाय विच एक्ट, जवाब सामने। और इसी के बाद प्यारे बच्चों हम लोग नेक्स्ट बातें करेंगे। ये फिफ्थ क्वेश्चन, 5वां प्रश्न है। इसमें दिया गया है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर आवश्यक होता है। सुप्रीम कोर्ट, जैसा कि आप जानते होंगे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक ऐसा कोर्ट है जिसको माना गया है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रेटर है, भारतीय संविधान का व्याख्याता है। फंडामेंटल राइट के केस में माना गया है गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स है। ये सारी बातें उसी के साथ है। कस्टडियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पूछा गया तो सुप्रीम कोर्ट ही है। एक ऐसा कोर्ट सुप्रीम कोर्ट है, वह जो ऑर्डर देता है, जो डिसीजन होता है, वो सभी पर अभिभावी होता है, सभी पर बाध्यकारी होता है। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात मेंशन है अंडर दिस आर्टिकल। ये आर्टिकल है आर्टिकल 141, इसमें ये बात मेंशन है। तो इस प्रकार से जो सुप्रीम नाम दिया गया है, एक बात मैं चर्चा कर दूं, बिफोर फ्रीडम ब्रिटिश गवर्नमेंट भी आपके कंट्री में एक सुप्रीम कोर्ट स्टैब्लिश की थी बाय रेगुलेटिंग एक्ट 1774 में। तो रेगुलेटिंग एक्ट आया 1773 में। इसी एक्ट के थ्रू 1774 में रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू ये स्टैब्लिश हुआ। कहां पर? कलकत्ता में। इस सुप्रीम कोर्ट का नाम उन्होंने सुप्रीम कोर्ट दिया, बट सुपरमेसी नहीं था। ये जितने भी फीचर मैंने बताया सुप्रीम कोर्ट के, ये नहीं थे, इसलिए इसका जबरदस्त विरोध हुआ। लेकिन प्रेजेंटली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो सुप्रीम कोर्ट है, ये सारे फीचर हैं जो उस समय नहीं थे। यानी आज इस सुप्रीम कोर्ट को नाम दिया गया है सुप्रीम कोर्ट, बट रियली सुपरमेसी है। लेकिन आजादी से पहले जो सुप्रीम कोर्ट था, नाम सुप्रीम कोर्ट बट सुपरमेसी नहीं था। ये सारे फीचर उनके पास नहीं थे। इस प्रकार से हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बातें करेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से, तो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा ये 6th क्वेश्चन। 6th नंबर का जो क्वेश्चन है ये इस प्रकार से, ये 6th नंबर में दिया गया है, कौन से विधेयक पर लोकसभा का संपूर्ण प्रभुत्व होता है। सेंटर में देखा जाए तो 4 टाइप के बिल होते हैं। केंद्र में देखें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग तो 4 प्रकार के विधेयक होते हैं। पॉइंट फर्स्ट होता है ऑर्डिनरी बिल, साधारण विधेयक अंडर आर्टिकल 107, एंड सेकेंड होता है मनी बिल, धन विधेयक अंडर आर्टिकल 110, अनुच्छेद 110, एंड नेक्स्ट होता है फाइनेंस बिल, वित्त विधेयक अंडर आर्टिकल 117। फोर्थ एंड लास्ट बिल होता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, संविधान संशोधन विधेयक। बट ये ध्यान दीजिएगा,
ऑल 4 टाइप ऑफ बिल, सभी 4 प्रकार के जो विधेयक हैं उसमें एक बिल है और वो है मनी बिल। ये इस क्वेश्चन का जवाब क्यों होगा? ये मनी बिल जो है, जो इस क्वेश्चन का जवाब है, मनी बिल का नेचर है विदाउट परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट, बिना राष्ट्रपति के परमिशन के हाउस में इंट्रोड्यूस नहीं होगा। नंबर फर्स्ट। नंबर नेक्स्ट, ये इनिशिएट होगा, प्रारंभ होगा, बाउंडेड है ओनली इन लोकसभा। तो सिर्फ और सिर्फ हाउस ऑफ पीपल लोकसभा में ही प्रारंभ होता है, अब राज्यसभा में जाएगा। आगे क्या व्यवस्था है? मनी बिल के केस में राज्यसभा को अमेंडमेंट करने का पावर नहीं है। आगे देखा जाए तो मनी बिल के केस में राज्यसभा सिर्फ और सिर्फ डिले कर सकेगी 14 डेज, 14 दिन, इससे ज्यादा नहीं। और मैंने अभी बताया कि काउंसिल ऑफ स्टेट राज्यसभा को मनी बिल के केस में अमेंडमेंट करने का भी पावर नहीं है। इन सभी बातों से प्रूफ होता है कि मनी बिल के केस में राज्यसभा पावरलेस है। फुल्ली पावर इसमें देखा जाए तो कौन है? लोकसभा। और क्वेश्चन में यही बात कहा गया है कि कौन सा विधेयक है जिस पर लोकसभा का संपूर्ण प्रभुत्व हो। इन सभी बातों से प्रूफ होता है क्या? मनी बिल प्रारंभ होगा लोकसभा। मनी बिल के केस में किसी तरह से चेंजिंग लोकसभा, राज्यसभा को कोई पावर नहीं। तो जो जैसा व्यवस्था देना चाहेगा इस बिल में बस लोकसभा ही करेगा। प्रारंभ करने की भी बात पावर राज्यसभा को नहीं, और अमेंडमेंट करने का भी पावर नहीं, डिले करने का भी पावर नहीं। सिर्फ रिकमेंड कर सकता है राज्यसभा, बट इनके रिकमेंडेशन, सिफारिश को लोकसभा एक्सेप्ट करता है या नहीं, उसकी मर्जी। तो इसमें सारा मर्जी चलता है, लोकसभा का पावरफुल वही है। इसलिए इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा? धन विधेयक, मनी बिल। और इसी के बाद हम लोग बातें करेंगे नेक्स्ट बिल, और नेक्स्ट बिल होगा, ये होगा, नेक्स्ट बिल होगा और ये होगा, सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा निम्नांकित राज्यों में से किस राज्य में द्विसदनी विधायिका नहीं है? तो ध्यान दीजिएगा, भारत के 6 राज्य हैं प्रेजेंटली जहां द्विसदन की बात की गई। 7 हुआ करते थे बट एक समाप्त हो गया। और 6 कौन कौन? ये है उत्तर प्रदेश, नेक्स्ट बिहार, और नेक्स्ट देखा जाए तो ये होगा महाराष्ट्र। नेक्स्ट स्टेट प्रेजेंटली वर्तमान में है, ये होगा कर्नाटक, और नेक्स्ट होगा आंध्र प्रदेश, और नेक्स्ट राज्य होगा, ये होगा 6 तेलंगाना। एक और राज्य हुआ करता था जम्मू एंड कश्मीर। बट बच्चों आप जानते होंगे 5 अगस्त 2019 को नरेंद्र मोदी सरकार ने एक बड़ी चेंजिंग परिवर्तन किया जेएनके में। क्या 370 आर्टिकल हुआ करता था 35A, और स्पेशल स्टेटस उसको था। तो एक और राज्य जम्मू कश्मीर जहां बाई कैमरल व्यवस्था था, बट नरेंद्र मोदी सरकार 2019 में जो स्पेशल स्टेटस समाप्त किया, इतना ही नहीं, उस राज्य को 2 भागों में डिवाइड कर दिया। आप सभी जानते होंगे 2 भागों में जो बटा, तो जनरल स्टेट के रूप में भी नहीं छोड़ा, यूनियन टेरिटरीज के रूप में कर दिया। तो वहां से खत्म हो गया लेजिस्लेटिव काउंसिल, और फ्यूचर में भी काउंसिल होने के चांसेस नहीं है। कारण क्या है? जो मैंने भविष्यवाणी किया कि फ्यूचर में भी नहीं, वो कारण आपको बता दूं। लेजिस्लेटिव काउंसिल किसी स्टेट में हो, उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने व्यवस्था किया है कि उस स्टेट के लेजिस्लेटिव असेंबली के टोटल स्ट्रेंथ का मैक्सिमम मेंबर काउंसिल में होंगे 1/3, और मिनिमम कितना? 40। जबकि जम्मू कश्मीर का जो लेजिस्लेटिव काउंसिल था, उस समय एक्सेप्शन था हमारी कंट्री में, मिनिमम मेंबर मैंने 40 बताया, जबकि उस समय 36 मेंबर थे, 4 मेंबर्स कम थे, और 2 भागों में बांटा गया, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। तो वैसे ही असेंबली छोटी हो गई, असेंबली होगी बट काउंसिल के कहीं से भी चांसेस नहीं है, फ्यूचर के लिए भी गायब हो गया, यानी 6 है। तो आप इस क्वेश्चन में देखिए ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो इन 6 से अलग है? एक ऑप्शन आपको दिख रहा है, और वो है उड़ीसा, जो इन 6 में मेंशन नहीं है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जवाब उड़ीसा होगा। यानी इन सभी ऑप्शन में उड़ीसा हमारे देश का एक ऐसा राज्य है जो दिए गए ऑप्शन है जो बाई कैमरल प्रोविजन नहीं है, 2 सदनी व्यवस्था नहीं है, सिर्फ एक हाउस है, लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा। इस क्वेश्चन का जवाब आपने देख लिया। और इसी के बाद अब हम लोग नेक्स्ट बातें करेंगे इस प्रकार से
ये नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, ये 8वां प्रश्न है। 8वां इस प्रकार से, किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया? तो देखिए, भारत के संविधान में राजीव गांधी की सरकार थी और राजीव गांधी की सरकार ने एक संशोधन किया, एक अमेंडमेंट किया। राजीव गांधी सरकार ने एक अमेंडमेंट किया था, यह अमेंडमेंट था 52nd अमेंडमेंट एक्ट। राजीव गांधी सरकार ने अमेंडमेंट किया 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985। 1985 की बात है। राजीव गांधी सरकार ने संविधान में 52nd अमेंडमेंट किया और इस अमेंडमेंट के द्वारा राजीव गांधी सरकार ने क्या किया? इसके द्वारा राजीव गांधी सरकार ने 10 शेड्यूल यानी 10वीं अनुसूची को एडिट कर दिया। ठीक, तो कमीशन आपसे, झारखंड कमीशन जो आपसे क्वेश्चन पूछा है, ये क्वेश्चन यही पूछा है 52वां संशोधन अधिनियम जो 1985 में हुआ, पूछा गया है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया। और आपके सामने मैंने बताया कि राजीव गांधी जी के शासनकाल में 52nd अमेंडमेंट हुआ 1985 में और इस अमेंडमेंट से 10 शेड्यूल को जोड़ा गया। ठीक, तो क्वेश्चन यह है कि किस अमेंडमेंट से 10वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया। अब आपका जवाब क्या होगा? आपका जवाब होगा, इस क्वेश्चन का जवाब होगा सी, 52वां संविधान संशोधन के द्वारा भारत के संविधान में यह जोड़ा गया। तो इस प्रकार से यह व्यवस्था ऑल ओवर इंडिया के लिए जो दिया गया, यह शेड्यूल की व्यवस्था। आइए देखा जाए, हम लोग नेक्स्ट बातें करेंगे और नेक्स्ट बातें इस प्रकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, यह होगा भारत में अब तक कितनी बार वित्तीय आपात स्थिति घोषित की गई? आज के डेट में हम देखें, अब तक की बात किया जाए तो जो सबसे पहले देखें, इमरजेंसी है क्या? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इमरजेंसी की जो व्यवस्था दी गई है, यह है आर्टिकल 352 और इसको नाम दिया गया है नेशनल इमरजेंसी। यह है नेशनल इमरजेंसी यानी राष्ट्रीय आपातकाल। और नेक्स्ट होता है ये आर्टिकल 356, इसमें दिया गया है व्यवस्था प्रेसिडेंटल। तो इसमें व्यवस्था है प्रेसिडेंटल, हिंदी में कहा जाएगा राष्ट्रपति शासन। और ये आर्टिकल 360 है, इसमें दिया गया है व्यवस्था फाइनेंशियल इमरजेंसी। ये फाइनेंशियल इमरजेंसी यानी हिंदी में कहेंगे वित्तीय आपातकाल। तो वित्तीय आपातकाल फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात किया जाए, चांसेस था ये लगने का, और चांसेस कब था? 1991 में ये इमरजेंसी लगने का चांस था। हमारे देश में प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे पीवी नरसिम्हा राव साहब, और प्रधानमंत्रियों में देखा जाए तो बहुत ब्रिलियंट प्राइम मिनिस्टर माने जाते रहे। बहुत उनको एक्सपीरियंस था, बहुत नॉलेज था, जो इसके पहले चीफ मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर सेंटर में जैसे महत्वपूर्ण पदों पर रह चुके थे। भारत की स्थिति काफी बिगड़ती जा रही थी। विश्व में भारत की बड़ी हास्यास्पद स्थिति, पूरे विश्व का जो वेल डेवलप्ड कंट्री थे वो मान रहे थे कि भारत अब बर्बाद हो जाएगा, फाइनेंशियल इमरजेंसी लगेगा, देश के लोगों की हालत बिगड़ेगी। आपके देश में इस समय फाइनेंस मिनिस्टर एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हुआ करते थे, नाम शायद आज समझ गए होंगे, डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो इस समय गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम लाई, और प्रोग्राम कौन सा लाई? LPG। प्यारे बच्चों, एल का मतलब आप समझ गए होंगे लिबरलाइजेशन, हिंदी में बोलेंगे आप उदारीकरण। पी का मतलब प्राइवेटाइजेशन, हिंदी में आप बोलेंगे निजीकरण। और जी का मतलब ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण। एक बहुत बड़ा इकोनॉमिस्ट के दिमाग में ही इस तरह की बातें आ सकती हैं, ये हालात। लेकिन इतना लिबरल व्यवस्था इंडिया की गई कि वर्ल्ड के अनेक कंट्री से मनी का इन्वेस्टमेंट आपके यहां होने लगा, और इस तरह से धीरे धीरे भारत के आर्थिक हालात, फाइनेंशियल जो स्थिति बिगड़ी थी वो सुधरने लगी। और विश्व के अनेक देश जो मजाक उड़ाते रहे भारत का, उनको एक जवाब भारत ने दे दिया। इससे यह प्रूफ होता है कि हर ऐसे विषम परिस्थितियों में भारत उन परिस्थितियों से निपटना, उभरना भी सीखा है। और इस तरह से इस समय भी फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं आया, इसके पहले और इसके बाद इतनी बुरी स्थिति भारत में आया ही नहीं।
तो यह पूछा गया कि कब फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाने का चांस आया था, परिस्थिति बिगड़ी थी, तो जवाब 1991। बट कितने बार फाइनेंशियल इमरजेंसी यूज हुआ, लगा है, तो आपके क्वेश्चन का जवाब क्या होगा, कभी नहीं। यानी आज तक ये लगा नहीं। कब चांसेस है आपके झारखंड पीसीएस में कल को ये क्वेश्चन राइज होगा, यूपीएससी पूछ चुका है, तो आपसे भी झारखंड पीसीएस में नेक्स्ट टाइम माना कि पूछा, एग्जाम में अपीयर हुए हैं कि भारत में फाइनेंशियल इमरजेंसी प्रयोग करने लगने का चांस कब था, अब ईयर देगा। आपका जवाब क्या होगा, 1991। क्यों, परिस्थिति मैं बता चुका हूं। बहुत सारी बातें हैं और डिटेल बोला जा सकता है, बट हमें क्वेश्चन पर जाना है, उसके अनुसार एक्सप्लेन करना है। आपकी जरूरत हल हो गया होगा, समझ गए होंगे। आगे हम लोग चलते हैं और इसी क्रम में हम लोग नेक्स्ट बातें करते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 10th क्वेश्चन। इस पर बातें करते हैं। देखिए, ये जो 10वें नंबर का प्रश्न है, इसको देखा जाए। 10वें नंबर का प्रश्न है, 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिलेटेड विद विच ऑफ द बिलो मेंशन्ड सब्जेक्ट। यानी भारतीय संविधान का 91वां संविधान संशोधन अधिनियम निम्नलिखित में से निम्नलिखित विषयों, किन विषयों से संबंधित है। आपके देश के संविधान में दल बदल को लेकर अमेंडमेंट हुए थे और दल बदल को लेकर फर्स्ट टाइम आपके कंट्री में अमेंडमेंट राजीव गांधी सरकार ने किया। और राजीव गांधी सरकार ने जो दल बदल को लेकर अमेंडमेंट किया था, वो अमेंडमेंट की व्यवस्था जो किया था, उसको कहा जाता है कि इंडिया में फर्स्ट टाइम एंटी डिफेक्शन लॉ, हमारे देश भारत में पहली बार दल बदल निरोधक कानून कब आया। अभी ये क्वेश्चन मैंने बताया 52nd अमेंडमेंट, जिसके द्वारा 10 शेड्यूल आया। इसी 10 शेड्यूल से रिलेटेड ये भी है, इसलिए रिलेट करके आपको बता दूं। इस अमेंडमेंट 52nd अमेंडमेंट के द्वारा राजीव गांधी सरकार ने 1985 में फर्स्ट टाइम एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल निरोधक कानून लाई और इस कानून को 10 शेड्यूल में एडिट कर दिया। एक बात मैं बता दूं, आखिर दल बदल कानून आपके देश में बन गया था, फिर 91st अमेंडमेंट की जरूरत क्यों पड़ी, ध्यान दीजिएगा। दल बदल कानून जो 52nd अमेंडमेंट राजीव गांधी सरकार ने किया था, ये 52nd अमेंडमेंट एक्ट। तो 52nd अमेंडमेंट एक्ट राजीव गांधी सरकार लाई 1985 में। इसके द्वारा दल बदल को रोकने के लिए व्यवस्था दिया गया। बट इस कानून के आने के बाद भी जो एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल निरोधक कानून आया, इसके बाद भी आपके देश में दल बदल होते रहे। जरा मान लीजिए बरसात हो रहा है, क्लास चल रहा है और कोई स्टूडेंट आया, छाता हाथ में लिया है फिर भी भीगा है, तो बच्चों निश्चित आप क्वेश्चन करेंगे कि मोहन बताओ, छाता लिए हो फिर भी तुम्हारे शर्ट भीगे हैं, आखिर क्यों। मोहन ने आप क्लास के स्टूडेंट को जवाब दिया कि भाई मेरे छाते में कुछ होल हैं, जिसके वजह से छाता कंप्लीटली बरसात से प्रोटेक्शन नहीं दिया। यही कमी थी अंडर दिस लॉ। इस्लाम में क्या था, इस्लाम में व्यवस्था था, अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी से टोटल इलेक्टेड मेंबर का 1/3 या मोर देन दिस पार्टी छोड़कर निकल गए तो ये कानून का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल निरोधक कानून का इन पर प्रभाव नहीं, इनकी सदस्यता मेंटेन रहेगी। आगे डिफेक्ट इसमें क्या था, कमियां क्या थी, अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी से टोटल स्ट्रेंथ का 2/3 या मोर देन दिस निकल गए, स्वयं पार्टी बना सकते हैं। और खूब दल बदल होता था कानून के आने के बाद। आपके देश में एक बड़े इंटेलेक्चुअल प्रधानमंत्री आए, उस प्राइम मिनिस्टर का नाम अटल बिहारी वाजपेयी जी। अटल सरकार ने सोचा कि हमारे देश में एंटी डिफेक्शन लॉ है, दल बदल रोकने का कानून, फिर भी तो दल बदल हो रहा है, यानी इस कानून में कुछ कमियां हैं, उसको सुधारना चाहिए। तो इसी थिंकिंग के साथ अटल सरकार ने कॉन्स्टिट्यूशन में एक अमेंडमेंट किया, यही अमेंडमेंट 91st अमेंडमेंट एक्ट, और ये एक्ट अटल सरकार लाई थी 2003 में। बाय दिस अटल सरकार ने सोचा कि अगर 1/3 को हम हटा देते हैं, 1/3 को हटा देते हैं, तो या तो डिफेक्शन कम होगा या नहीं होगा। इसी सोच के साथ इन्होंने क्या किया, 1/3 को हटाया। बट अटल सरकार ने 2/3 स्ट्रेंथ को क्यों नहीं हटाया। अटल सरकार ने सोचा अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी में से टोटल इलेक्टेड मेंबर का 2/3 मेंबर निकलते हैं पार्टी छोड़कर,
2/3 सदस्य पार्टी छोड़कर निकलते हैं, तो इसका मतलब पार्टी के मेंबर में कोई डिफेक्ट, डिमेरिट्स, कमियां नहीं, पार्टी के प्रिंसिपल, उस राजनीतिक दल के सिद्धांतों में कमी है। इतनी बड़ी मेजॉरिटी पार्टी छोड़ने का मतलब इन सदस्यों में कमी नहीं, पार्टी के सिद्धांतों में कमी है। और इन्होंने यह भी माना, अटल सरकार ने माना कि इंडिया वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री है, हमारा देश भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, और लोकतंत्र में जनता के द्वारा चुने गए इतनी बड़ी सदस्यों की संख्या को महत्व देना चाहिए। इन्हीं उद्देश्यों से इन्होंने 1/3 को हटाया, इनको नहीं। अर्थात आज भी डिफेक्शन होते हैं, बट पहले से कम। तो आपसे अगर यह पूछा गया है क्वेश्चन कि भारतीय संविधान का 91वां संशोधन अधिनियम निम्नांकित में से किस विषय से संबंधित है, आपके क्वेश्चन का जवाब होगा बी। और एक्सप्लेनेशन भी समझ गए। तो अटल सरकार ये सेकेंड टाइम डिफेक्शन दल बदल कानून व्यवस्था दी, इसके पहले भी हुआ। तो 91st अमेंडमेंट और भी विषय से संबंधित था, काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री को लिमिटेड करने से भी संबंधित था, और डिफेक्शन ये दल बदल से भी संबंधित था। तो इस क्वेश्चन का जवाब इसलिए क्या होगा, बी। यानी ये मत समझिए कि फर्स्ट टाइम एंटी डिफेक्शन लॉ बाय दिस अमेंडमेंट हुआ, पहले हो चुका था इस समय राजीव सरकार के द्वारा, लेकिन ये कमियां थी। इन्हीं कमियों को सुधारने के लिए अटल सरकार ने फिर अमेंडमेंट किया और सुधारा। इसको क्यों नहीं हटाया, ये भी मैंने बता दिया। अब समझ गए होंगे। तो इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर अब डिस्कस करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 11। आइए देखते हैं इसको। 11 नंबर का जो क्वेश्चन है, इसमें दिया गया है निम्नलिखित में से कौन से मौलिक अधिकार को भारत के संविधान में आवश्यक बुराई को शामिल करने के लिए भी जाना जाता है। बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिएगा। यह है बोलने की स्वतंत्रता आदि के संबंध में कुछ अधिकारों का संरक्षण। ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच। बट प्यारे बच्चों, बहुत ध्यान से सोचिए, जो बोलने का स्वतंत्रता दिया गया है, इसको आवश्यक बुराई कभी ऐसे ऑप्शन पर विचार ही न कीजिए, नहीं है। आइए देखते चलिए। नेक्स्ट ऑप्शन दिया है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, इसमें भी नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, यानी प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, इनमें भी ऐसी कोई बुराई की बात नहीं है। नेक्स्ट जो ऑप्शन है कुछ मामलों में गिरफ्तारी और नजरबंदी के खिलाफ की बात की गई है, यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ये आर्टिकल है, आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 में व्यवस्था दिया गया है 22 के पार्ट फर्स्ट में कि कभी भी प्रशासन किसी व्यक्ति को अरेस्ट गिरफ्तार करती है तो नंबर फर्स्ट प्रशासन जो गिरफ्तार किया ऑफिसर वो कारण स्पष्ट करे, क्लियर करे रीजन, किन कारणों से आपने अरेस्ट किया, नंबर फर्स्ट। नंबर सेकंड, प्रोटेक्शन दिया गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कि जिस व्यक्ति को प्रशासन ने अरेस्ट किया वह अपने पक्ष में अधिवक्ता, वकील वगैरह अपना पक्षकार रख सके, यह फ्रीडम दिया गया। और आगे क्या कहा गया है, आगे कहा गया है कि उस व्यक्ति को, सेकंड में कहा गया है 22 के सेकंड, कि जिस व्यक्ति को अरेस्ट गिरफ्तार किया गया है उस गिरफ्तारी के स्थान से नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के ऑफिस तक जाने में जितना समय लगता है उस समय को निकालकर विद इन 24 आवर्स इन्हें नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के ऑफिस में प्रेजेंट करना होगा। तो यह प्रोटेक्शन संरक्षण की बात की गई है। बट इसी 22 के थर्ड में कहा गया है ये सुविधाएं सिर्फ उनको नहीं प्राप्त होगा। किनको नहीं प्राप्त होगा ये सारे फ्रीडम, ये प्रोटेक्शन किनको नहीं प्राप्त होगा? नंबर फर्स्ट कहा गया है शत्रु अन्य देशी हो, दुश्मन देश का कोई व्यक्ति भारत में रहता है जो प्रोटेक्शन संरक्षण मैंने अभी चर्चा किया उनको नहीं। और नेक्स्ट कहा गया है अगर प्रशासन ने प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट, ये लॉ है प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ, हिंदी में इसको बोला जाता है निवारक निरोध कानून। तो अगर प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ, निवारक निरोध कानून के अंतर्गत गिरफ्तारी हुई है तो यह सुविधा नहीं मिलेगा, प्रोटेक्शन संरक्षण नहीं। और इन्हीं को लेकर के माना गया है यह बुराई, आवश्यक बुराई। तो 22 का पार्ट थर्ड जो है ये इस वक्तव्य को जस्टिफाई करता है,
इसलिए इस क्वेश्चन का जवाब सोच लीजिए क्या होगा। एग्जैक्ट इस क्वेश्चन का ऑप्शन होगा सही, ऑप्शन डी। ठीक है, तो मेरे ख्याल से अब कोई डाउट नहीं होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस कर सकते हैं। आइए चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 12, इस पर हम लोग बातें करते हैं। तो 12 क्वेश्चन जो दिया गया है, इसमें दिया गया है भारतीय संविधान की प्रस्तावना निम्न में से किस दस्तावेज कानून पर आधारित है। दरअसल देखा जाए, पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के एक बड़े नेता हुआ करते थे। कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग कर रही थी, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दिया पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को। कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग चल रही थी उस समय, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को जिम्मेदारी दिया ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, उद्देश्य प्रस्ताव तैयार करने को। और पंडित नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, उद्देश्य प्रस्ताव तैयार किया। उसी पर आधारित व्यवस्था भारतीय संविधान में दिया गया। क्या? प्रियम्बल, प्रस्तावना। तो इस प्रकार से अगर यह पूछा गया कि प्रियम्बल प्रस्तावना किस दस्तावेज पर आधारित है, आपके क्वेश्चन का जवाब क्या होगा? बी। नेहरू रिपोर्ट से प्रियम्बल प्रस्तावना से कोई लेना देना नहीं है। ठीक, भारत सरकार अधिनियम का भी प्रियम्बल से कोई रिलेशन नहीं है। और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, इस एक्ट से भी प्रियम्बल का कोई लेना देना नहीं है। यानी प्रियम्बल प्रस्तावना का जो दस्तावेज की बात हुई है वो एक ही है, और वो क्या है? ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, उद्देश्य प्रस्ताव, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने तैयार किया और 13 दिसंबर 1947 की बात है, इन्होंने प्रस्तुत किया था। ठीक है, इसलिए इसका जवाब यही होगा। और इसी के बाद हम लोग बातें करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, ये होगा 13वें नंबर का प्रश्न है। और ये है 13वें नंबर का प्रश्न इस प्रकार से, इसमें दिया गया है संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान 26 नवंबर 1949 को लागू नहीं हुआ। 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का रेडी हो गया था। तो भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को लागू हो तैयार हो गया, रेडी हो गया। और इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के द्वारा, भारतीय संविधान सभा के द्वारा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली द्वारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को इसी डेट 26 नवंबर 1949 को एडॉप्टेड, अंगीकृत भी हो गया। इसी डेट को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा एडॉप्टेड हुआ। लेकिन कंप्लीटली कॉन्स्टिट्यूशन इस डेट को इंप्लीमेंटेड नहीं हुआ। कुछ बातें जैसे इलेक्शन, निर्वाचन, सिटीजनशिप, पार्लियामेंट्री प्रोविजन एटसेट्रा, तो आप समझ सकते हैं कि ये बातें यहां पर हैं। तो यहां दिया गया है नागरिकता से संबंधित, बिल्कुल। सिटीजनशिप मैंने अभी बताया, सिटीजनशिप, इलेक्शन, पार्लियामेंट्री प्रोविजन, अदर नहीं। तो इसमें दिया गया है ये अच्छा, सॉरी, यहां पर एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये इरेज कैसे होगा? इससे कहां से? अच्छा, ये इससे, ठीक है। यहां ध्यान दीजिएगा, संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान लागू नहीं हुआ। क्वेश्चन हम उल्टा समझ गए, लागू हुआ, तो एक बार क्लैरिफाई कर दें। तो इसमें जो लागू हुए थे, एक तो नागरिकता जो मैंने अभी बताया, और एक इलेक्शन, चुनाव से संबंधित प्रावधान। ठीक, दो ही दिए लागू हुए थे। फंडामेंटल राइट्स नहीं, पार्लियामेंट्री प्रोविजन लागू हुए थे, सिटीजनशिप की व्यवस्था लागू हुई थी, और इलेक्शन। तो नागरिकता, सिटीजनशिप भी दिया है, और यह भी दिया है इलेक्शन, पार्लियामेंट्री नहीं दिया है, यह दिया है फंडामेंटल राइट, ये लागू नहीं किया गया। मैंने अभी बताया कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीटली इंप्लीमेंटेड 26 नवंबर 1949 को नहीं हुआ था, पार्शियली, आंशिक हुआ था। कंप्लीटली कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंटेड हुआ 26 जनवरी 1949 को। इसलिए कौन नहीं लागू हुआ? तो इस क्वेश्चन का जवाब होगा, ये मौलिक अधिकार। क्लियर? ये दोनों लागू हुए थे। अब समझ गए होंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अब हम लोग बातें करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन होगा इस प्रकार से। 14 पर हम लोग बातें करते हैं। 14 में क्या व्यवस्था दिया है? ये प्रश्न नंबर 14 में दिया है, निम्नलिखित में से कौन राज्य
प्रशासनिक न्यायाधिकरण निम्नलिखित में से कौन राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करता है? तो इस प्रकार से देखा जाए, निम्नलिखित में से कौन राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है? तो देखिए, राज्यों में जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल होते हैं, प्रशासनिक न्यायाधिकरण, उनके अध्यक्ष हो या अदर मेंबर, ये नियुक्ति का पावर दिया गया है किसको? स्टेट के गवर्नर, राज्यपाल को। ये मुख्यमंत्री को पावर नहीं होता है, अन्य किसी को पावर नहीं होता है। तो इसलिए अब इसमें ढूंढना है क्या राज्यपाल है? बिल्कुल दिया है राज्यपाल। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जवाब होगा गवर्नर। देखिए, संसद जो है यूनियन लेजिस्लेचर है। स्टेट के मामले में ये ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष मेंबर को नियुक्ति का पावर नहीं है, और इनको भी पावर नहीं है। सेंट्रल ट्रिब्यूनल को पावर दिया गया, स्टेट का नहीं। इसलिए ये पीएम और प्रेसिडेंट भी गलत, ये भी गलत। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा गवर्नर, राज्यपाल, क्योंकि स्टेट ट्रिब्यूनल की बात की गई है, सेंटर नहीं, इसलिए जवाब होगा गवर्नर। और इसी के बाद अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, संविधान के किन अनुच्छेदों में अखिल भारतीय सेवाओं, केंद्रीय सेवाओं और राज्य सेवाओं के संबंध में चर्चा किया गया है, प्रावधान किया गया है? तो ध्यान दीजिएगा, इसमें सीधे आपको इस क्वेश्चन का जवाब यहां पर दे रहा है, बट हम आपको एक्सप्लेन कर दूं। इस क्वेश्चन का जवाब ये ध्यान दीजिएगा, अंडर आर्टिकल 308 दिया गया है जो सेंट्रल सर्विसेज संबंधित अनेक प्रावधान, 309, 310 और 311 की बात किया जाए, ये आर्टिकल 311 है। इसमें दिया गया है सर्विस सिक्योरिटी। तो सर्विस सिक्योरिटी की बात इसमें की गई है, यानी सेवा सुरक्षा की बात की गई है। तो जो भी गवर्नमेंट इंप्लॉइज होते हैं उनकी सर्विस सिक्योरिटी। सर्विस सिक्योरिटी क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है कोई भी इंप्लॉयर होगा यानी नियोक्ता होगा, तो उस अपने अधीनस्थ पदाधिकारी को कॉन्स्टिट्यूशन ये व्यवस्था दिया है सिक्योरिटी में अंडर दिस आर्टिकल, रिमूव करने का, हटाने का पावर, डिसमिस करने का पावर इंप्लॉयर नियोक्ता को होगा, या उनके पैरेलल ऑफिसर या उनके बड़े ऑफिसर। नियोक्ता इंप्लॉयर जो है, जो नियुक्ति का पावर रखता है, उनसे छोटा ऑफिसर उस सबऑर्डिनेट को डिसमिस, रिमूव नहीं कर सकता। ये सर्विस सिक्योरिटी की बात की गई है। और इस तरह से देखा जाए तो अंडर आर्टिकल 312 ऑल इंडिया सर्विसेज की बात की गई है। ये आर्टिकल है 312, इसमें ऑल इंडिया सर्विस की बात की गई। ऑल इंडिया सर्विस हिंदी में कहेंगे अखिल भारतीय सेवा। ऑल इंडिया सर्विस के क्रिएशन की जो बात की गई है, इसी में आपके कंट्री में ओरिजिनली 2 ही ऑल इंडिया सर्विस हुआ करते थे, आईएएस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एंड आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विस। बट 1966 में गवर्नमेंट ने क्या किया, एक न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज का व्यवस्था किया, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, नॉट फॉरेन सर्विस। भारतीय बंद सेवा की मैं बात कर रहा हूं, भारतीय विदेश सेवा नहीं। तो आज के डेट में 3 अखिल भारतीय सेवाएं, 3 ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, आईएएस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विस, आईएफएस इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। तो इस तरह से ये व्यवस्था है, और इस तरह की व्यवस्थाएं यानी सर्विसेज से इसी में दिया गया है। ये सब बातें ये सभी गलत हैं। इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन होगा? ए। क्लियर? तो कहीं से भी आपको डाउट में नहीं रहना है, उनसे संबंधित बातें मैंने बताया। आइए अब हम लोग बातें करेंगे नेक्स्ट, और नेक्स्ट बातें करेंगे इस प्रकार से। 16 नंबर का प्रश्न है 16, इसके बारे में हम लोग बातें करेंगे। आइए देखा जाए 16 में क्या व्यवस्था है। 16 क्वेश्चन है, ब्रिटिश कालीन भारत में किस अधिनियम के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की है? ब्रिटिश गवर्नमेंट हम लोगों को गुलाम बनाए रखते हुए अनेक एक्ट लाए, लेकिन जो 1919 एक्ट आया, मैंने अभी बताया, इसके द्वारा बाइकैमरल व्यवस्था हुआ। इतना ही नहीं, इसके द्वारा पहली बार हमारे देश में बाइकैमरल जो व्यवस्था हुआ, तो अपर हाउस की व्यवस्था, काउंसिल ऑफ स्टेट जो हमारे यहां राज्यसभा है, इसी के द्वारा क्रिएशन हुआ। ठीक इस प्रकार से महिलाओं को पहली बार वोटिंग कराई, लेकिन प्रेसिडेंट को जो ऑर्डिनेंस का व्यवस्था है, ये इसके द्वारा नहीं। इसके द्वारा जो व्यवस्था हुआ 1909 में, मैंने अभी बताया, प्रिंसिपल क्या था? डिवाइड एंड रूल।
लेकिन ये जो एक्ट आया, एक्ट ऑफ 1935, इसके द्वारा राष्ट्रपति को ऑर्डिनेंस की जो व्यवस्था दी गई है, उस समय गवर्नर जनरल को बाई एक्ट ऑफ 1935 ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ऑर्डिनेंस अध्यादेश की व्यवस्था दिया। और इतना पावर अध्यादेश का कि उसको उस समय की जो लेजिस्लेचर बॉडी थी उनको भी ये पावर नहीं था इनको रोक सके। तो आज के कंसर्न में जो भारत के संविधान में प्रेसिडेंट को ऑर्डिनेंस है, अध्यादेश है, ये माना गया है कि 1935 एक्ट की ही व्यवस्था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जवाब होगा, 16 नंबर क्वेश्चन का जवाब होगा सी, भारत शासन अधिनियम 1935। और इसी के बाद अब हम लोग बातें करेंगे नेक्स्ट 17 नंबर का क्वेश्चन। और 17 नंबर का क्वेश्चन है इस प्रकार से, आइए देखते हैं। 17 नंबर का जो क्वेश्चन है यह दिया गया है, भारत के संविधान में एकल न्यायालय प्रणाली को कहां से अपनाया गया। तो भारत के संविधान में एकल न्याय प्रणाली को जो अपनाने की बात है, यह है आपका जवाब ये 1935 पे। दरअसल 1935 एक जो व्यवस्था की गई, इसके द्वारा बहुत सारी बातें संघीय व्यवस्था दी गई और एक एकल व्यवस्था दी गई। तो न्यायिक प्रणाली भी इसी के साथ किया गया, यानी फेडरल कोर्ट की व्यवस्था की गई। और फेडरल कोर्ट सही मायने में देखा जाए, एक्ट ऑफ 1935 में जो था वो कंप्लीटली प्रेजेंट का सुप्रीम कोर्ट जैसे नहीं था। ये कहा जाएगा उच्च न्यायालय रूपी व्यवस्था था, बट फेडरल उसको इसलिए कहा गया कि राज्यों में अगर डिस्प्यूट है उच्च न्यायालय की तो वहां हियरिंग होगा, बट सुप्रीम कोर्ट जैसे इनको राइट नहीं था। तो एक तरह से यूनिटरी कोर्ट की व्यवस्था दी गई 1935 में। बिफोर दिस, इसके पहले 1919 एक्ट एंड 1909 एक्ट में ऐसा यूनिटरी कोर्ट की व्यवस्था नहीं थी। तो इसलिए ये क्वेश्चन जो पूछा गया है कि एकल न्यायालय की प्रणाली कहां से अपनाया गया, तो एग्जैक्ट इस क्वेश्चन का जवाब है एक्ट ऑफ 1935। क्योंकि यहां देखा जाए तो ऐसी व्यवस्था नहीं, मैं बता चुका हूं, यहां की व्यवस्था दो बार बताया, यहां की व्यवस्था भी दो बार। और इसके द्वारा क्या व्यवस्था हुआ, 1858 एक्ट के द्वारा अथॉरिटी ट्रांसफर किया गया। अभी तक अथॉरिटी सत्ता ईस्ट इंडिया कंपनी के पास हुआ करता था, लेकिन 1858 एक्ट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी से अथॉरिटी सत्ता ट्रांसफर कर दिया गया महारानी के पास, सम्राट के पास, एक बड़ा चेंजिंग। अर्थात यह काम इस एक्ट के द्वारा हुआ, अन्य के द्वारा नहीं। और इसी के बाद हम लोग नेक्स्ट बातें करेंगे 18th नंबर। आइए देखा जाए 18th नंबर क्वेश्चन। तो 18th में व्यवस्था दिया गया है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने के लिए कौन अधिकृत है। ठीक है, यह पावर संसद को दिया गया है। और संसद पहली बार कैसे बढ़ाया, एक बात और समझिएगा। सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ानी होती है, इसके लिए पार्लियामेंट से बड़ी मेजॉरिटी नहीं चाहिए। ये पावर किसको है, ये इनको दिया गया। लेकिन बड़ी मेजॉरिटी नहीं, ये काम संसद करता है बाई सिंपल मेजॉरिटी। तो सिंपल मेजॉरिटी के द्वारा, यानी साधारण बहुमत के द्वारा ये काम करता है। पहली बार सुप्रीम कोर्ट के जजेस की संख्या बढ़ाया गया इन 1956 में। और कितना किया गया, सुप्रीम कोर्ट के जज ओरिजिनली हुआ करते थे फर्स्ट टाइम 7+1, यानी एक चीफ जस्टिस 7 अदर जजेस, टोटल 8। क्लियर। पहली बार बढ़ाया गया इन 1956, 1+10, 1 चीफ जस्टिस 10 अदर जजेस। 1960 में बढ़ाया गया 1 चीफ जस्टिस एंड 13 अदर जजेस, 14। और इसी प्रकार से 1977 में यह सिलसिला चलता रहा। इसी प्रकार से 86 और आज बढ़कर के 34 हो चुके हैं। ये पावर किसको है, पार्लियामेंट को। इसी के बाद हम लोग बातें करेंगे नेक्स्ट, और नेक्स्ट होगा 19 नंबर का क्वेश्चन। आइए देखते हैं 19 में व्यवस्था किया गया है, राष्ट्रपति राज्यसभा के 12 सदस्यों को किन आधारों के अनुसार मनोनीत करता है। तो देखिए 12 मेंबर जो नॉमिनेटेड होते हैं, ये 12 मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट।
राष्ट्रपति के द्वारा जो नॉमिनेट करने की व्यवस्था दी गई है, ये नॉमिनेट करने की व्यवस्था आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। तो कल को आपसे झारखंड पीसीएस में यह पूछा गया कि राज्यसभा में 12 मेंबर नॉमिनेटेड किए गए हैं, नॉमिनेटेड करने की व्यवस्था संविधान में चल रही है, किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से एडॉप्टेड है? तो आपका जवाब होगा आयरलैंड का संविधान, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन ये पूछा गया है इसमें कि किन आधार पर, किन क्षेत्रों से होते हैं, तो इनका क्षेत्र है इस प्रकार से, लिटरेचर साहित्य, साइंस विज्ञान, ठीक है, कला आर्ट एंड सोशल सर्विस समाज सेवा। अब देखिए ये बातें किसमें हैं, तो ये दिया गया है इसमें, देखिए इसमें सही ऑप्शन होगा ये विज्ञान कला साहित्य और समाज सेवा। तो मैंने बताया है लिटरेचर साइंस आर्ट एंड सोशल सर्विस, ये 4। और अगर ये क्वेश्चन आपसे झारखंड पीसीएस में पूछा गया कि ये कहां की व्यवस्था है, राज्यसभा में 12 सदस्य जो नॉमिनेट होते हैं, कहां की व्यवस्था, तो क्वेश्चन का जवाब होगा आयरलैंड का संविधान, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। बट किन क्षेत्रों से, तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा, ये साइंस आर्ट लिटरेचर एंड सोशल सर्विस। आप समझ गए होंगे। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ कहा जाएगा कि आपके जो क्वेश्चन हैं ये सभी क्वेश्चन हो गए। अरे एक क्वेश्चन अभी बचता है, 20 नंबर का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, बहुविकल्पी प्रश्न में एक प्रश्न अभी बचा है, इस पर हम लोग विचार कर ले। 20 इस पर विचार कर ले। 20वें नंबर का जो प्रश्न है, केंद्र सरकार में राज्य मंत्री की स्थिति क्या होती है? जरा ध्यान दीजिएगा आप लोग, मंत्री 4 प्रकार के होते हैं। ये होते हैं कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट मंत्री। तो केंद्र में मंत्रियों की श्रेणी है कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर, और सेकंड राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार, और नेक्स्ट राज्य मंत्री। और फोर्थ उप मंत्री। इंग्लिश में आप कहेंगे कैबिनेट मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर, इंडिपेंडेंट 4, और इनको स्टेट मिनिस्टर या डिप्टी मिनिस्टर, 4 प्रकार के। क्वेश्चन ये दिया गया है कि केंद्र सरकार में राज्य मंत्री की स्थिति क्या होती है, यानी राज्य मंत्री की जो स्थिति होती है, वो केंद्र में मंत्री तो हैं, सरकार के पार्ट हिस्सा हैं, बट ये कैबिनेट के पार्ट नहीं होते। ठीक, तो इसलिए देखिए ऐसा ऑप्शन दिया है कि नहीं, वह केंद्र सरकार के मंत्री हैं लेकिन कैबिनेट के सदस्य नहीं। बिल्कुल सही है, अन्य ऑप्शन पर जाने की जरूरत नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जवाब होगा ए। आगे दिया गया है, वह राज्य मंत्रिमंडल के हितों की देखभाल, बिल्कुल नहीं, वह केंद्र की बात किया है, राज्यों से कोई मतलब नहीं। नेक्स्ट लिखा जाए तो वह राज्य के राज्यपाल, बिल्कुल नहीं, पहले ही क्वेश्चन में केंद्र है। डी है, वह राज्य मंत्रिमंडल में नामित, कोई मतलब नहीं है, पहले ही क्वेश्चन में है केंद्र। इसलिए इस क्वेश्चन का जवाब होगा ये आपने देखिए 4 टाइप के मिनिस्टर होते हैं, यानी ये जो होते हैं इनके पार्ट ये नहीं होंगे, और इसलिए इस क्वेश्चन का जवाब बिल्कुल यही कि वह केंद्र सरकार के मंत्री हैं, बिल्कुल हैं, ये भी है, ये भी हैं, बट ये कैबिनेट के पार्ट नहीं। इनका कैबिनेट में पार्टिसिपेशन होता ऑलवेज नहीं, ओकेजनली। ये क्वेश्चन आपको सुना दूं, यूपी पीसीएस में क्वेश्चन पूछा है, इनमें से कौन सा मंत्री है जो कैबिनेट लेवल का है, मंत्रिमंडल लेवल का है, बट कैबिनेट का मेंबर नहीं होता। कल को आपसे झारखंड पीसीएस में यह क्वेश्चन पूछा गया, आज से 8 साल पहले यूपी पीसीएस का क्वेश्चन है। फिर से क्वेश्चन सुनिए, इनमें से कौन सा मंत्री है? ऑप्शन में ऐसे दिया ए, बी, सी एंड डी, ये 4 ऑप्शन जो 1 2 3 4 लिखे हैं। यूपी पीसीएस पूछा है, इनमें से कौन सा मंत्री है जो कैबिनेट लेवल का है बट कैबिनेट का मेंबर नहीं है? ये एक ऐसा मंत्री है जो ओकेजनली जो डिपार्टमेंट मिला है, इसके डिपार्टमेंट से रिलेटेड कोई ऐसा मुद्दा है जो कैबिनेट के सीटिंग में, बैठक में चर्चा का विषय बना। तो ऐसे परिस्थिति में सेंट्रल गवर्नमेंट के हेड या कैबिनेट के हेड, प्राइम मिनिस्टर, इनको भी ऑफर आमंत्रित कर लेंगे। बट मैंने क्या बोला, जनरली नहीं, जब कभी इनके डिपार्टमेंट से रिलेटेड मुद्दा है तो
जनरली ये पार्टिसिपेट नहीं करते। पार्टिसिपेट कौन करेंगे? सिर्फ कैबिनेट के मेंबर ओकेजनली करते हैं, बट स्टेट मिनिस्टर, राज्य मंत्री और उप मंत्री ओकेजनली भी पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो ओकेजनली सामयिक रूप से भाग लेता है, इसलिए माना गया है इनका लेबल इन्हीं का है, बट इनके मेंबर नहीं है। दोनों बातें सटीक साबित हो रहा है। कौन? ये। तो कल को झारखंड पीसीएस में पूछा गया कि सभी 4 प्रकार के मंत्रियों में कौन एक मंत्री है जो कैबिनेट स्तर का है, मंत्रिमंडल लेवल का है, बट उसका सदस्य नहीं। इस क्वेश्चन का ऑप्शन होगा स्टेट मिनिस्टर, इंडिपेंडेंट चार्ज, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार। तो आपने देखा, आपके जो क्वेश्चन दिए गए हैं, जो ऑप्शन, उससे एक्सप्लेनेशन के दौरान जो उनसे रिलेटेड और भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं फ्यूचर में, आपके झारखंड पीसीएस पीटी में, मेंस में, मैंने प्रयास किया कि संभावना वहां भी गलती की ना हो। ठीक है, और आगे भी इसी तरह से इस मंच से जो हर आईएएस हैं, जो भी फैकल्टीज होंगे, सब्जेक्ट कोई होंगे, इसी तरह का प्रयास करेंगे ताकि आपका भविष्य उज्जवल हो। 4 प्रश्न सब्जेक्टिव अब बच रहे हैं, अब उनकी बातें मैं करूंगा। तो ये थे ऑब्जेक्टिव। मेरे ख्याल से किसी को डाउट नहीं होगा। अब हम सब्जेक्टिव की बातें कर लें। तो आइए हम लोग सब्जेक्टिव की बातें करते हैं। सब्जेक्टिव में फर्स्ट प्रश्न, थोड़ा सा पानी। सब्जेक्टिव में फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त वाणी की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों की उभरती प्रकृति एवं क्षेत्र की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। पहला प्रश्न है बच्चों, और ये सब्जेक्टिव है, आपको राइटिंग करने हैं। थैंक यू। तो ये सब्जेक्टिव है, आपको राइटिंग करने हैं। आराम से हम लोग बातें करते हैं। 2 सेकेंड थोड़ा सा पानी ग्रहण कर लें। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, फिर से, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त वाणी की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों की उभरती प्रकृति एवं क्षेत्र की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। देखिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ये आर्टिकल है, भारतीय संविधान का ये आर्टिकल है, ये अनुच्छेद है, अनुच्छेद 19, सॉरी। तो भारतीय संविधान का यह अनुच्छेद है, अनुच्छेद 19, और अनुच्छेद 19 के पार्ट फर्स्ट में कुछ फ्रीडम स्वतंत्रताएं दिए गए, बट 19 के पार्ट फर्स्ट के ए में जो दिया गया है, वो दिया गया है भाषण और व्यक्ति की स्वतंत्रता। तो इसमें दिया गया है ए में भाषण और अभिव्यक्ति और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो आर्टिकल 19 पार्ट फर्स्ट का जो ए है, टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, इनके बारे में ही क्वेश्चन पूछा गया है कि वाणी की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों की उभरती प्रकृति एवं क्षेत्र की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। प्यारे बच्चों, एक बात मैं बताऊं, हमारा देश, भारत देश एक ऐसा है जो अधिकार हमको आपको स्वतंत्रता जो प्राप्त होते हैं, उनके इस्तेमाल एक तरह से प्रयोग जो कहा जाए, यूज जो कहा जाए, उसी परिप्रेक्ष्य में करते करते यूज के जगह मिसयूज भी होने लगते हैं। क्वेश्चन यही कहा गया है कि इस स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों की उभरती प्रकृति एवं क्षेत्र की आलोचनात्मक व्याख्या। दरअसल इस स्वतंत्रता में अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है, एक्सप्रेशन का, या कोई भी स्वतंत्रता इसमें है, ABCDEF, ABCDEG, जो भी स्वतंत्रता है, ये अनलिमिटेड नहीं, इनमें लिमिटेशन है, इनमें प्रतिबंध, रोक लगाने की व्यवस्था है। और इन पर प्रतिबंध की जो बात की गई है, ये प्रतिबंध की बात की गई है आर्टिकल 19 पार्ट 2 से लेकर 19 पार्ट 6। तो इनमें रेस्ट्रिक्शन की बात की गई है, इन पर रेस्ट्रिक्शन यानी प्रतिबंध की बात की गई है। और प्रतिबंध के ग्राउंड क्या है, उनको समझिए। इन प्रतिबंध के ग्राउंड हैं, आधार दिए गए हैं, क्या? भारत की सुरक्षा, नेक्स्ट लोक व्यवस्था, नेक्स्ट आधार है
प्रतिबंध लगाने का, सदाचार और शिष्टाचार। और नेक्स्ट है न्यायालय की अवमानना। नेक्स्ट है अखंडता, संप्रभुता और अखंडता। और नेक्स्ट जनजातियों के भी उनके जो मूल विशेषता भाषा है उस आधार पर भी रोक लगाई जाती है। तो ये रोक लगाने के ग्राउंड है, आधार है, इन आधारों पर रोक लगाने की व्यवस्था है। तो भाषण और अभिव्यक्ति की जो व्यवस्था दी गई है, स्वतंत्रता, इस स्वतंत्रता में यही है कि सबसे पहले समझिए 19 पार्ट फर्स्ट में कहा गया है भारत के सभी नागरिकों को ऑल सिटीजन शैल हैव द राइट्स। तो जो भारत के नागरिक हैं उन्हीं को यह फ्रीडम है, भारत में रहने वाले सभी को नहीं, ठीक, विदेशियों को नहीं। तो इसमें फ्रीडम जो दिया गया एक्सप्रेशन अभिव्यक्ति का, इसमें यह दिया गया है सिर्फ अपने विचार रखने का, अपने भाषण देने का ही नहीं, एक्सप्रेशन अभिव्यक्ति में जानने का भी अधिकार है, टू नो भी है। तो सरकार शासन तंत्र जो कार्य कर रही है उसको भी जानने का अधिकार। इसी प्रकार से देखा जाए तो इसमें जो तिरंगा झंडा है उसको फहराने का भी अधिकार है। तो इस प्रकार से भारत संघ बनाम नवीन जिंदल केस में यह भी बात उभर कर आया। लेकिन यह भी अनलिमिटेड नहीं, हम भारत के नागरिक हैं, तिरंगा फहराने का अपने छत पर राइट है, बट अनलिमिटेड नहीं। उस तिरंगे को जमीन से स्पर्श नहीं होना चाहिए। उसमें यह भी देखा गया है, उसमें यह भी रेस्ट्रिक्शन दिया गया है, जल पानी से स्पर्श नहीं होना चाहिए, एक ऊंचाई पर होना चाहिए। तो यह फ्रीडम जरूर दिया गया है, बट अनलिमिटेड नहीं है। फ्रीडम सभी भारत के नागरिकों को है। जो मैंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट अपना डिसीजन दिया भारत संघ बनाम नवीन जिंदल। आप जानते होंगे मध्य प्रदेश में जिंदल स्टील एंड कॉर्पोरेशन कंपनी है। इस कंपनी पे नवीन जिंदल साहब ने झंडा फहराना चाहा, जो इसका विरोध हुआ, रोकने का प्रयास किया गया। नवीन जिंदल साहब जो कांग्रेस के एक नेता हैं, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिए और सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में निर्णय दिया कि भारत के सभी नागरिकों को तिरंगा फहराने का राइट है, लेकिन अनलिमिटेड नहीं। यह ध्यान दीजिएगा, एक लिमिट में, जो मैंने अभी बताया, इसका जमीन से स्पर्श नहीं होना चाहिए, पानी से स्पर्श नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि झंडे को लेकर जमीन में ऐसे करे झाड़ू टाइप और कहें तिरंगा फहराने का फ्रीडम है, बिल्कुल नहीं। जलाशय में आप उसको इधर उधर कीजिए और कहे फहराने का राइट है, बिल्कुल नहीं। जमीन से जो संभव हो ऊंचाई पर होना चाहिए और सारी मर्यादाओं को फॉलो करते हुए यह ध्यान में देना है जो 19 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों को भर्ती प्रतीक की आलोचनात्मक जो व्याख्या करना है, उनमें आप दीजिए कि इन स्वतंत्रताओं का यूज को मिस यूज में जो लाया गया, यह ध्यान देना है, ये एक उभरती प्रवृत्ति रही। उसका एग्जाम्पल दिल्ली में जेएनयू भी है। जेएनयू कैंपस किसी एक पर्सन का, व्यक्ति नहीं, एक व्यक्ति का वो बिल्डिंग नहीं है, वो कैंपस नहीं है। जेएनयू पर हम सभी भारतीय नागरिकों का अधिकार है। लेकिन उस जेएनयू कैंपस में ये नारे दिए गए अभिव्यक्ति का हिमायत करके, अभिव्यक्ति का दलील दे करके कि अंडर आर्टिकल 19 पार्ट फर्स्ट ए में हमें फ्रीडम है। क्या? घर घर अफजल पैदा होगा। प्यारे बच्चों, जरा समझिए आप, अफजल क्या था? कोई महात्मा था, कोई स्वतंत्रता सेनानी था, आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट, यह भी आवाज दिए गए अभिव्यक्ति का दलील देकर, हिमायत देकर, अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरा कातिल जिंदा है। प्यारे बच्चों, जरा याद कीजिए अफजल का कातिल कौन था? सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया जजेज ने और फांसी पर चढ़ाया गया। तो कातिल का मतलब हमारे न्यायाधीश हुए। आप समझ सकते होंगे कि 19 पार्ट फर्स्ट ए में जो फ्रीडम है, किस तरह से जो उभरती प्रवृत्ति की बात आपका झारखंड कमीशन ने क्वेश्चन किया है। मैं थैंक्स बोलूंगा कमीशन के पेपर सेटर को, बहुत ही ज्वलंत विषय देकर यह पूछा गया है और यह ट्रेंड बन गया है, यह प्रवृत्ति हमारे देश में। इसलिए मैं कहूंगा कि समय समय से सुप्रीम कोर्ट जो निर्णय दिया है, संविधान में जो रेस्ट्रिक्शन प्रतिबंध दिए गए हैं, उनके अतिरिक्त भी समय समय से अपना व्याख्या करते हुए और सुप्रीम कोर्ट इनको महत्व दिया है। यानी फ्रीडम के साथ साथ उनमें रेस्ट्रिक्शन, अंकुश लगाने की बात। यानी आपको फ्रीडम है और कहीं से एक्सप्रेशन अभिव्यक्ति कर रहे हैं और बार बार अगर भाषण में बोलते हैं कि नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट गलत कर रही है, दाऊद इब्राहिम को तंग कर रही है। दाऊद इब्राहिम साहब एक बड़े महात्मा हैं, उनकी प्रॉपर्टी को ब्रिटेन में मोदी सरकार ने सीज करा दिया। सरकार ने बहुत गलत किया। हाफिज सईद साहब भी एक जेंटिल पर्सन है, नरेंद्र मोदी सरकार परेशान की है।
जरा बताइए, ऐसा अभिव्यक्ति, ऐसा स्पीच देकर, भाषण करके आप क्राइम को प्रमोट कर रहे हैं, आप भारत की सुरक्षा को खतरे में डाल रहे हैं, आप आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। यह है ट्रेंड, यह है प्रवृत्ति। जो नकारात्मक की बात हुई है, जो इनके उभरती प्रवृत्ति की जो आलोचनात्मक भी बात हुई है, अर्थात इसमें ध्यान देना है कि इसमें न सिर्फ सरकार, इसमें जरूरत है आज जो हमारे समाज में इस अधिकार का मिसयूज, दुरुपयोग हो रहा है, सरकार को भी सजग होना चाहिए और न्यायपालिका जो सजग प्रहरी के रूप में काम कर रही है वो भी धन्यवाद का पात्र है। ये प्रवृत्ति जो बढ़ती चली जा रही है, इस पर और अंकुश समय समय से न्यायपालिका, सरकार को भी कानून बनाकर इस पर अंकुश, रोक लगाने की जरूरत है। तो आप समझ गए होंगे ये आलोचनात्मक पक्ष इसके क्या है। मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होगा। हम लोग आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन की बातें करेंगे। ये होगा सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन पर हम लोग बातें करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय संविधान में एकात्मक तत्वों पर अधिक बल दिया जाता है जबकि संघीय तत्व गौण हो जाते हैं। क्या आप सहमत हैं? अपने उत्तर समर्थन में तक दीजिए। ध्यान दीजिएगा, बहुत प्रैक्टिकल बातें। सबसे पहले तो मैं इस क्वेश्चन के पक्ष में बताना चाहूंगा कि संविधान के जो एकात्मक तत्व हैं उनसे मीनिंग क्या है, तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को समझेंगे। संविधान के जो एकात्मक तत्व हैं वो इस प्रकार से, जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, भारतीय संविधान का ये आर्टिकल है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल है, ये आर्टिकल है आर्टिकल 3, अनुच्छेद 3 में व्यवस्था दिया गया है नए राज्य के निर्माण, किसी राज्य के क्षेत्रफल, सीमा, नाम में परिवर्तन। तो किसी भी राज्य का नाम बदलना है, एरिया, क्षेत्रफल बदलना है, ये किसी राज्य की सरकार, राज्य के विधानमंडल को पावर नहीं है। किसको पावर है? केंद्र को, सेंट्रल गवर्नमेंट, पार्लियामेंट। एकात्मक का मैं पहचान करा रहा हूं। ऑल इंडिया सर्विसेज का क्रिएशन होता है, इसके लिए व्यवस्था दिया गया है अंडर आर्टिकल 312। और ये ऑल इंडिया सर्विसेज को जो इंप्लाइज यानी IAS IPS हैं, ये विभिन्न राज्यों में सर्विस करते हैं, बट इनको डिसमिस करने, इनके लिए वेतन, अनेक तरह की बातें जो व्यवस्था दिया गया है, इन पर कंट्रोल फाइनली सेंटर का है, राज्य का नहीं। एकात्मक का पहचान है। इसी प्रकार से देखा जाए तो आर्टिकल 352, 356 एंड 360 ये एकात्मक के पहचान है। 352 में क्या है? नेशनल इमरजेंसी। 356 में क्या है? प्रेसिडेंट रूल। एंड 360 में क्या है? फाइनेंशियल इमरजेंसी। ये तीन प्रकार की जो इमरजेंसी है, ये इमरजेंसी अनाउंस होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के रिकमेंडेशन पर बाई प्रेसिडेंट, और इस तरह से इस इमरजेंसी के द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट राज्यों पे कंट्रोल बनाती है। यह भी एकात्मक की पहचान है। इतना ही नहीं, आज के डेट में देखा जाए तो जजेस की जो अपॉइंटमेंट की बात की गई है, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, आज क्या व्यवस्था है? एक कॉलेजियम होता है, और ये कॉलेजियम जो होता है, इस कॉलेजियम में 5 जजेस हैं। एक है सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस एंड अदर ऑल 4 जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो 5 न्यायाधीश हैं कॉलेजियम में। कितने जज हो गए? 5 जजेस। और ये सभी 5 जजेस सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, एक चीफ जस्टिस और 4 अदर जज। और कॉलेजियम जजेस का नेम लिस्ट तैयार करती है। ये रिकमेंडेशन किसको देती है? किसके सामने? सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट उसमें से नेम सेलेक्ट करती है, यानी जजेस के अपॉइंटमेंट के मामले में फाइनली पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को। ये एकात्मक का ही पहचान है, राज्यों की सरकारों को इसमें पावर नहीं। इतना ही नहीं बच्चों, स्टेट लिस्ट हमारे यहां व्यवस्था है, ये राज्य सूची। स्टेट लिस्ट का कोई भी विषय अगर राज्यसभा ने पास कर दिया, और राज्यसभा को यह पावर दिया गया है अंडर आर्टिकल 249, तो अनुच्छेद 249 में राज्यसभा को पावर है। स्टेट लिस्ट के किसी विषय को अगर राज्यसभा बाई स्पेशल मेजॉरिटी पास कर देती है कि ये स्टेट लिस्ट का विषय जरूर है बट नेशनल इंपॉर्टेंस का हो चुका है, राष्ट्रीय महत्व का हो चुका है, तो विषय राज्य सूची का है बट उस पर कानून बनाने की शक्ति होगा केंद्र को। यह भी एकात्मक का पहचान है। तो इस प्रकार से देखा जाए, ये क्वेश्चन ये दिया गया है कि भारतीय संविधान में एकात्मक तत्वों पर अधिक बल दिया जाता है जबकि संघीय तत्व गौण होते हैं। आप देखिए, ये सारे अनुच्छेद इस बात के सबूत हैं कि हमारे संविधान की व्यवस्था एकात्मक है।
बट प्यारे बच्चों, जाहिर सी बात है, संघीय तत्वों राज्यों को कम महत्व दिया गया है, ये संघात्मक को कम महत्व। एक बात बता दूं, बट कंप्लीटली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीटली फेडरल भी नहीं है, यूनिटरी भी नहीं है, क्वासी फेडरल है और द परिसंघीय है। तो यह सच्चाई है, हमारे संविधान की जो व्यवस्था दी गई है वो एकात्मक। अब मैं बता दूं कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के मेंबर क्यों एकात्मक दिया। आप याद कीजिए, भारत एक बड़ी ताकत, एक बड़ी शक्ति थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसको गुलाम बनाया, देश आजाद हुआ, बस पाकिस्तान अलग हो गया। तो इमीडिएट ये दर्द मिला था कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के मेंबर को। उन्होंने सोचा कि पाकिस्तान अलग हो गया, ये सबक मिला, एक सीख मिला, और उन्होंने ध्यान दिया कि भविष्य में ऐसी कोई संविधान में व्यवस्था न दें जो बार बार बंटवारा टुकड़ा हो। इसलिए एकात्मक मूल्यों को इन्होंने महत्व दिया। यही दर्द था, तत्कालिक दर्द, जो संविधान सभा के सदस्य चाहे भीमराव अंबेडकर हों, पंडित जवाहरलाल नेहरू हों, सरदार पटेल हों, तेज बहादुर सप्रू हों, सबने एक मत से माना कि ठीक है राज्यों को शक्ति होगा, बट केंद्र को इतना मजबूत करो कि इनको अलग होने का चांस नहीं। तो यूएसए में व्यवस्था दिया गया, ऑस्ट्रेलिया में दिया गया राज्यों को शक्ति, बट इसी मुद्दे को लेकर आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के मेंबर को एकात्मक तत्वों को महत्व दिए। और इसीलिए रियली हमारे संविधान में देखा जाए तो संघीय तत्व थोड़ा गौड़ है, इग्नोर है, इन्हीं कारण से। तर्क की बात रही तो इतने सारे तर्क आपको मिले, मेरे ख्याल से आराम से वर्ड जो लिमिट है उससे ज्यादा भी लिख सकते हैं। अब कोई दिक्कत? मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बातें करेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, ये होगा थर्ड क्वेश्चन। तीसरा प्रश्न है इनके बारे में। ये कहा गया है गठबंधन की द्विदलीय नेतृत्व प्रणाली सबल विपक्ष के अभाव में क्या भारत को आदेशात्मक व्यवस्था की ओर ले जा रही है। प्यारे बच्चों, एक बात मैं बता दूं, ऐसे क्वेश्चन जनरली पीसीएस में कम पूछते हैं, लेकिन अच्छी बात है आपका झारखंड पीसीएस, मैंने अभी कुछ देर पहले बोला कि थैंक्स झारखंड पीसीएस इस कमीशन को, पेपर सेटर बहुत अच्छे प्रश्न डिसाइड किए हैं, सेट किए हैं। यह भी प्रश्न देखा जाए, यह सिविल में पूछा गया प्रश्न, अच्छा प्रश्न है। यानी जनरली ऐसे प्रश्नों में क्या होता है, आप प्रेसिडेंशियल पर ध्यान देते हैं, जो यूएसए की व्यवस्था है, रिप्रेजेंटेटिव एक पक्ष। लेकिन ध्यान दीजिए, ये हमारे कंट्री की हिस्ट्री रही है, देखा जाए तो लगातार 25-30 वर्षों तक चला है गठबंधन सरकारें। और गठबंधन सरकार आप यूपीए देखिए, एनडीए देखिए, अटल जी लीड किए, कांग्रेस के मनमोहन सिंह, उसके पहले भी चलता रहा। क्या रहा लंबे समय तक, 20-20 दलों को लेकर, 18, 14, 15 दलों को लेकर सरकार बनती थी। और गठबंधन की सरकार तो हुई, लेकिन विपक्ष में जो दल, उनकी संख्या कमजोर रही। इस प्रकार से देखा जाए तो यह व्यवस्था जो दिया गया है कि जो द्विदलीय व्यवस्था हो गया गठबंधन करके, इस प्रकार से ऐसे भी विपक्ष कमजोर पड़ गए। तो प्रैक्टिकली हमारे देश में लंबे समय तक चला है। लेकिन एक बात यह कह रहा है कि गठबंधन की द्विदलीय नेतृत्व प्रणाली सबल विपक्ष के अभाव में क्या भारत को आदेशात्मक व्यवस्था की ओर ले जा रही है। तो यहां पर आपको रोक कर बता दूं कि ऐसी गलतियां लिखने में नहीं करना है। फ्यूचर में एक क्वेश्चन पूछता है कि आदेशात्मक की ओर ले जा रहा है, बिल्कुल नहीं। आप बताइए, पेपर सेटर को यह संज्ञान में लेकर के दिखाइए कि भारत की जो व्यवस्था है ये पार्लियामेंट्री है, और पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल में एक मेजर डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट जो होती है उसमें क्या होता है, वो रिस्पॉन्सिबल होती है। यानी यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री अंडर आर्टिकल 75 दिया है, कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू हाउस ऑफ पीपल। संघ की जो मंत्री परिषद है, वो एविडेंस मैं आपको दे रहा हूं, अनुच्छेद 75 ये कहता है कि सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। बट प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट जो यूएसए की है, वो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, भारत के लोकसभा के सिमिलर वहां है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के तरफ उत्तरदायी नहीं होती। आज जो बाइडेन की सरकार है, उनकी गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल नहीं उनके तरफ। आगे बता दूं, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट में व्यवस्था दिया गया है, माना गया है कि लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट और एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका दोनों में क्लोज रिलेशन है। मैं प्रूफ कर रहा हूं कैसे क्लोज है। मंत्री होने के लिए आपके कॉन्स्टिट्यूशन में अंडर आर्टिकल 75 नेक्स्ट पार्ट में व्यवस्था है कि पार्लियामेंट के दोनों में से किसी हाउस का मेंबर होना चाहिए। अगर दोनों में से किसी हाउस के मेंबर्स नहीं हैं और प्राइम मिनिस्टर रिकमेंड कर दिया उस व्यक्ति को
प्रेसिडेंट सिग्नेचर कर दिए, मिनिस्टर हो गए। बट ऐसा मिनिस्टर्स विदाउट मेंबर्स ऑफ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, संसद किसी सदन का सदस्य नहीं है, तो ऐसा मंत्री मैक्सिमम 6 महीने ही मंत्री रहेगा। लेकिन इस व्यवस्था से प्रूफ होता है कि पार्लियामेंट के ही मेंबर जाते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री के मेंबर बनते हैं। सरकार का हिस्सा बनने के लिए संसद का सदस्य होना जरूरी है। इसी बात को मैं प्रेसिडेंशियल अध्यक्षात्मक से कंपेयर करूंगा। चलिए यूएसए में चल लिया जाए। मान लीजिए इलेक्शन हुआ, आज जो बाइडेन की सरकार आई, जो बाइडेन प्रेसिडेंट ने किसी मिनिस्टर को अपॉइंट कर दिया। ऐसे व्यक्ति को जो बाइडेन यूएसए प्रेसिडेंट ने मिनिस्टर अपॉइंट किया, जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एंड सीनेट, यूएस का जो कांग्रेस है, संसद, दोनों हाउस में से किसी हाउस का मेंबर नहीं है। बट प्रेसिडेंट जो बाइडेन के निगाह में योग्य है, वफादार है, निष्ठावान है, वो मंत्री रहेगा। कब तक? 4 साल तक। सरकार जो बाइडेन की 4 साल वो भी रहेगा। यानी यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में मिनिस्टर होने के लिए कांग्रेस पार्लियामेंट का मेंबर होना जरूरी नहीं है। इसलिए माना जाता है कि प्रेसिडेंशियल में एक्सिक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर एक दूसरे से सेपरेट है। बच्चों, एक बहुत बड़े पॉलिटिकल थिंकर्स को यहां संज्ञान में लेना चाहूंगा। एक बहुत बड़े पॉलिटिकल थिंकर्स वर्ल्ड के थे, इनका नाम था मॉन्टेस्क्यू। इनका नाम था मॉन्टेस्क्यू। ये थे मॉन्टेस्क्यू। और मॉन्टेस्क्यू फ्रेंच पॉलिटिकल थिंकर्स थे। ये फ्रांस के राजनीतिक चिंतक थे। इन्होंने एक प्रिंसिपल दिया, एक सिद्धांत दिया, और सिद्धांत इन्होंने दिया सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर्स, हिंदी में आप कहेंगे शक्तियों का पृथक्करण। तो कार्यकारी शक्तियां और विधायी शक्तियां, लेजिस्लेचर, एक्सिक्यूटिव, दोनों एक दूसरे से सेपरेट हैं। यानी कहा जाएगा कि मॉन्टेस्क्यू का प्रिंसिपल फुल्ली अगर इंप्लीमेंटेड, एडॉप्ट किया, तो आपका जवाब यूएसए, भारत में महत्व नहीं दिया गया। ठीक है, तो प्रेसिडेंशियल जो व्यवस्था है वो एक्सिक्यूटिव, लेजिस्लेचर दोनों एक दूसरे से सेपरेट है। इसलिए कहा जाएगा कि फ्रेंच पॉलिटिकल थिंकर्स का जो प्रिंसिपल था, ये पूरी तरह से यूएसए अडॉप्ट किया। भारत के पार्लियामेंट्री में इसको इग्नोर किया गया नहीं, क्योंकि विधायिका, लेजिस्लेचर और एक्सिक्यूटिव दोनों में क्लोज रिलेशन है। यानी संसद के किसी सदन का सदस्य होना जरूरी है काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री का मेंबर होने के लिए, और कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल भी बनाया गया है लोकसभा के प्रति। इसलिए लोकसभा को कहते हैं रिस्पॉन्सिबल हाउस, उत्तरदायी सदन। तो अध्यक्षात्मक जो ये बात पेपर सेटर दिया है कि व्यवस्था उस ओर जा रही है, आप अपने राइटिंग में ये बात जरूर मानिएगा कि ये जो बातें हैं इनसे जरूर विपक्ष कमजोर, लेकिन अध्यक्षात्मक की तरफ हमारी सरकार उन्मुख नहीं हो सकती, हमारी व्यवस्था मूव नहीं कर सकती। इसलिए हमारे संविधान की मुख्य विशेषता है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, संसदीय शासन। और संसदीय शासन का नेचर है विधानमंडल, पार्लियामेंट और एक्सिक्यूटिव का क्लोज होना, और जस्ट ये अपोजिट नेचर है प्रेसिडेंशियल का। इसलिए प्रेसिडेंशियल के चांसेस नहीं। एक्सेप्ट मत कीजिएगा राइटिंग में, हम बिल्कुल हो जाएगा कल को अध्यक्षात्मक, तो माना जाएगा आपका ज्ञान अधूरा है। और पेपर सेटर के इस सेट करने से क्वेश्चन के तरीके से लग रहा है पीसीएस, झारखंड पीसीएस बहुत अच्छा मूल्यांकन भी करेगा, आपके नॉलेज का अच्छे ढंग से मूल्यांकन। हमारी बात को समझे होंगे, पूरी तरह से एक तरफा नहीं लिखना है। क्यों? वो जानकारी मांग रहा है कि एग्जामिनी को अध्यक्षात्मक का ज्ञान है कि नहीं। तो अध्यक्षात्मक हो जाना अगर लिख देते हैं हो जाएगा, तो समझ लीजिए इसका मतलब कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो मेन फीचर है उसका नॉलेज नहीं है। आप पलट गए, अब समझ गए हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का फ्यूचर ही नहीं है। फ्यूचर क्या है? पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। तो इसलिए संभव नहीं है, मैंने बताया, कंपेयर भी किया। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं फोर्थ। ये फोर्थ क्वेश्चन दिया गया है और ये है बहुत सीधा है, इसमें दाव पेच नहीं है, बहुत सिंपल है, आपको नॉलेज है राइटिंग कर देंगे। लेकिन इसके पहले का क्वेश्चन सही मायने में देखा जाए तो ये सिविल में पूछा गया क्वेश्चन है, आपसे भी पूछा था। नॉलेज होगा, अगर ये दाव पेच नहीं होगा लिखने का तो वो गलती कर देंगे, एक तरफा लिख देंगे। वहां थोड़ा ये बातें बताना जरूरी था। ये बहुत सिंपल है, आसानी से लिख सकते हैं। दिया है संविधान के आपातकालीन प्रावधान। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन ऑब्जेक्टिव में बहुविकल्पी और यहां भी इमरजेंसी की चर्चा कई जगह आए। आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी की व्यवस्था है। नेशनल इमरजेंसी अनाउंस करने की जो व्यवस्था दी गई है,
इंदिरा जी के शासन में था, अकेले पीएम रिकमेंड करता था, प्रेसिडेंट अनाउंस करते थे। यह इंदिरा जी कर चुकी थी। फर्स्ट नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट आई, इसको क्रिटिसाइज किया और 44 अमेंडमेंट के द्वारा, ये 44वें संशोधन के द्वारा व्यवस्था किया गया। तो ये अमेंडमेंट मोरारजी देसाई सरकार ने किया और ये अमेंडमेंट किया मोरारजी देसाई सरकार, 44th अमेंडमेंट एक्ट। और 44th अमेंडमेंट एक्ट जो मोरारजी देसाई सरकार लाई इन 1978, बाय दिस अमेंडमेंट व्यवस्था दिया कि रिकमेंडेशन अकेला पीएम नहीं। मोरारजी देसाई सरकार ने माना इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और एक डेमोक्रेटिक कंट्री में अकेला पीएम की इच्छा पर सब हो जाए, यह गलत है। इसलिए इन्होंने व्यवस्था किया पीएम एंड कैबिनेट। तो बाय दिस अमेंडमेंट इन्होंने कर दिया कि रिकमेंडेशन होगा पीएम एंड कैबिनेट। बहुत सारे चेंजिंग किए गए। तो पीएम एंड कैबिनेट जब रिकमेंड करता है, प्रेसिडेंट अनाउंस करता है और प्रेसिडेंट जब अनाउंस कर देगा तो पार्लियामेंट के फर्स्ट सिटिंग के बाद 30 दिन के अंदर पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस से बाई स्पेशल मेजॉरिटी पास हो गया। अब इमरजेंसी होगा 6 महीने के लिए। फिर गवर्नमेंट बढ़ाना चाहती है, फिर स्पेशल मेजॉरिटी से 6 महीने के अंदर पास हुआ अगले 6 महीने के लिए, यानी नेशनल इमरजेंसी एक्सटेंड होगा 6 महीना करके। इंदिरा जी की सरकार ने व्यवस्था किया कि एक बार सिंपल मेजॉरिटी से पास हो गया, इंडिफिनिट हो गया। जरा बताइए, दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री, लोकतांत्रिक देश हमारा भारत है। हम सभी भारतीय ये बात गर्व से बोलते हैं। उस लोकतांत्रिक देश में इस तरह से अत्याचारपूर्ण व्यवस्था जो लोकतांत्रिक व्यवस्था के अगेंस्ट है और एक बार हो जाए, कोई कारण नहीं, अनिश्चित हो जाए, ये गलत है और इसीलिए ये चेंज किया गया। अभी तक के सभी सरकारों ने माना कि यह व्यवस्था कंप्लीटली डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक रहा। पीवी नरसिम्हा राव की सरकार आई, राजीव गांधी की सरकार, जितनी सरकारों ने, अटल जी की सरकार आई, प्रेजेंट गवर्नमेंट, सब ने माना कि ये लोकतांत्रिक है, यही होना चाहिए। और यही कारण था कि इंदिरा जी को आयरन लेडी अब तक कही जाती रही, लेकिन यही अत्याचार व्यवस्था को देखकर इंदिरा जी को भारतीय समाज के लोग कहने लगे अत्याचारी लेडी। क्यों? आप जानते होंगे 1975 में इंटरनल डिस्टर्बेंस के आधार पर इमरजेंसी लाई और लोग नायक जयप्रकाश जो बिहार के रहने वाले, उनको भी क्या क्या अत्याचार नहीं हुआ, एक से एक बड़े नेताओं के साथ। यही सारे दर्द थे जो ये अमेंडमेंट हुए और ये सारे मूलभूत परिवर्तन किए गए। आप समझ गए होंगे। तो इस तरह से नेशनल इमरजेंसी का प्रभाव क्या होता है, इसमें हमारा फंडामेंटल राइट भी सस्पेंड होता है। राज्यों की जो सरकारें हैं वो भी गायब हो गई, सस्पेंड। केंद्र का नियंत्रण होगा। फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन भी अफेक्टेड होगा। जो फाइनेंस कमीशन अंडर आर्टिकल 280 है, रिपोर्ट देता है और उसके अनुसार डिस्ट्रीब्यूशन। इस परिस्थिति में सेंटर जैसा चाहेगा राज्य को वित्तीय बंटवारा करेगा, मनमाना उसका पावर है। पूरी तरह से राज्य की शक्तियां समाप्त हो जाती है। प्रेसिडेंट रूल की बात देखा जाए 356 में, तो जब किसी राज्य की शासन व्यवस्था जो राज्य की सरकार चला रही है अगर संविधान के अनुसार चलाने में फेल है, यानी माना गया इसको कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल होना, तो ऐसे परिस्थिति में गवर्नर उस राज्य का रिकमेंड करेगा, राष्ट्रपति को रिपोर्ट देगा, लेकिन ये सफिशिएंट नहीं। पीएम एंड कैबिनेट बहुत सारी सीक्रेट बातें होती हैं जो प्रेसिडेंट को रिकमेंड करेंगे, फिर प्रेसिडेंट अनाउंस करेंगे। राज्य की सरकार डिजॉल्व हो जाती है और वह राज्य अब प्रेसिडेंट रूल में केंद्र सरकार के द्वारा हैंडल होगा, चलाया जाएगा। भारत में पहली बार इसका प्रयोग हुआ था पंजाब राज्य में। और क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है कि पहला कौन मुख्यमंत्री जो इसका शिकार हुआ। इसके शिकार भारत में पहले मुख्यमंत्री, पंजाब के मुख्यमंत्री, जिनका नाम था गोपीनाथ भार्गव, जीएन भार्गव। तो प्रेसिडेंट रूल में भी केंद्र हावी है। फाइनेंशियल इमरजेंसी अभी मैंने बताया था, ऑब्जेक्टिव एक्सप्लेनेशन में आज तक नहीं लगा है। ये इमरजेंसी, तीनों इमरजेंसी जो रिकमेंडेशन की बात है, पीएम एंड कैबिनेट करेंगे। अनाउंस जब होगा फाइनेंशियल इमरजेंसी तो इसका इफेक्ट क्या है, फाइनेंशियल कटौती होगा। गवर्नमेंट इंप्लॉइज सेंटर या स्टेट हो, उनके वेतन भत्ते की कटौती इसमें की जाती है, ये इसका इफेक्ट है। तो तीनों इमरजेंसी आपने देखा। नेक्स्ट दिया गया है राजनीतिक दल एवं दबाव समूह। ध्यान दीजिएगा, आज के डेट में देखें तो हमारे यहां राजनीतिक दल की जो बात की गई है वो इस प्रकार से। तो आइए अब हम लोग डिस्कस करेंगे। ये बी पार्ट है, राजनीतिक दल एवं दबाव समूह। राजनीतिक दल में भी सिंपल सा पूछा है। राजनीतिक दल होते हैं आज के डेट में हमारे यहां 3 टाइप्स के राजनीतिक दल हैं। जो नहीं जानते हैं वो लोग भी ध्यान देंगे।
नंबर फर्स्ट पॉलिटिकल पार्टी राजनीतिक दल जो होते हैं गैर मान्यता प्राप्त पंजीकृत दल कहते हैं। ऐसा राजनीतिक दल जो रजिस्टर्ड तो है इलेक्शन कमीशन से, बट स्टेट लेवल या नेशनल लेवल कोई पार्टी के रूप में मान्यता नहीं है, तो इस राजनीतिक दल को कहते हैं गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल। ये लगभग 3000 के आसपास हैं। 2800 कुछ पॉलिटिकल पार्टी आज हमारे इतने बड़े इंडिया कंट्री में। ठीक, अब आइए सेकंड होती है जिसको हम लोग कहते हैं स्टेट पार्टी। तो फर्स्ट तो आपने देख लिया गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल, गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल। और सेकंड होता है, इसको कहते हैं स्टेट पार्टी या राज्य स्तर का दल, राज्य स्तर का दल, राजनीतिक दल। क्या होता है इसको देखिए। स्टेट पार्टी राज्य स्तर का दल ऐसा कोई पॉलिटिकल पार्टी है जो राज्य में लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा का इलेक्शन हुआ और विधानसभा के इलेक्शन में उस स्टेट के टोटल वैलिड वोट का 6% वोट इसने प्राप्त किया, 6% टोटल वैलिड वोट का एटलीस्ट प्राप्त किया, या इनसे ज्यादा, कम नहीं होना चाहिए। ठीक है। और क्या हुआ, उस राज्य में लेजिस्लेटिव असेंबली के टोटल सीट का 3% सीट भी। प्यारे बच्चों, एक बात मैं बता दूं, 2000 तक स्टेट पार्टी जो हमारे यहां हुआ करता था ये 4% होता था वोट, बढ़ाया गया 2000 में, और इलेक्टेड सीट न हो तब भी स्टेट पार्टी। सभी राजनीतिक दलों ने सोचा कि स्टेट पार्टी की मान्यता हो जाए और हाउस में उनके एक भी रिप्रेजेंटेटिव नहीं, ये तो मान्यता अच्छा नहीं है, इसलिए ये वोट परसेंटेज भी बढ़ाया गया 6, और ये भी बढ़ाया गया प्रतिनिधि होना नेसेसरी है, यानी उस लेजिस्लेटिव असेंबली के टोटल का 3 सीट या 3% जो ज्यादा हो। अब ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब अगर सिक्किम में देखा जाए 3% तो कितना होगा, 3% सिक्किम में टोटल सीट एमएलए के 32 है, तो 3% का मतलब आप समझ सकते हैं कितने कम होंगे, यानी ये वहां देखा जाए तो नियर अबाउट 1 एमएलए होंगे, बड़ा कम हो रहा है, इसलिए वहां के लिए 3। तो ये फार्मूला अपनाया गया, कम से कम 3 एमएलए या 3% जो ज्यादा हो। तो सिक्किम पुदुचेरी के लिए 3% कम होगा, 3 ज्यादा होगा। उत्तर प्रदेश में देखा जाए 3% ज्यादा होगा क्योंकि 403 सीट है। अब समझ गए होंगे, ये रिक्वायरमेंट फुलफिल करता है तो उस राजनीतिक दल को क्या बोलेंगे, स्टेट पार्टी, राज्य स्तर का दल। आइए तीसरा देखिए, तीसरे को कहा गया है राष्ट्रीय पार्टी, नेशनल पार्टी। और नेशनल पार्टी का मान्यता कैसा मिलता है इसको देखिए। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी 4 राज्यों में स्टेट पार्टी की मान्यता है तो नेशनल पार्टी हो गई, ये तो पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या, अगर लोकसभा का इलेक्शन हो रहा है और टोटल लोकसभा के सीट का इन्होंने 2% सीट पाया, इलेक्टेड हुए, और क्या हुआ, और ये कि इनका ये 2% सीट का मतलब होता है 11 सीट। आप कैलकुलेट करेंगे तो समझ जाएंगे। और साथ साथ क्या, 4 राज्यों में सेपरेट चाहिए, कितने वैलिड वोट्स, 6% मिनिमम, इनसे ज्यादा हो। मान लीजिए ये सीट जो 2% मैंने 11 बताया, संभव है 2 ही राज्यों में इलेक्टेड सीट हो, 2 में ना हो, एक ही में हो, तब भी नेशनल पार्टी नहीं। आपके सामने एग्जाम्पल है समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश का, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव जी। आपने देखा होगा कई बार उत्तर प्रदेश में जबरदस्त प्रदर्शन किए, बट आज तक नेशनल पार्टी नहीं, क्योंकि कम से कम 3 राज्यों में सीट होना चाहिए और 4 राज्यों में मिनिमम 6% वोट्स, ये रिक्वायरमेंट फुलफिल होना चाहिए तो नेशनल पार्टी। आप समझ गए, इस तरह से ये राजनीतिक दल की बात की गई है, आप समझ गए। नेक्स्ट देखिएगा, एक और बात यहां है दबाव समूह। प्यारे बच्चों, कभी भी राजनीतिक दल दबाव समूह को एक समान मत मानिएगा। मैं बहुत बारीकी से दोनों में डिफरेंस बता रहा हूं जो गलती से बचाएगा। प्रेशर ग्रुप जो होते हैं, दबाव समूह, इसका नेचर क्या है, ये इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। राजनीतिक दल का मुख्य नेचर है इलेक्शन में पार्टिसिपेट। चुनाव में भाग न लें तो राजनीतिक दल का कोई मतलब ही नहीं।
ये इसी दिन का इंतजार होता है कि हम जीत कर दिखाएंगे। राजनीतिक दल की पहली बात क्या? इलेक्शन में पार्टिसिपेशन, जबकि प्रेशर ग्रुप नहीं। आगे समझिए, राजनीतिक अधिकार ये हथियाते हैं, लेकिन प्रेशर ग्रुप कोई राजनीतिक शक्ति, राजनीतिक सहभागिता ही नहीं होती है। अब आपको प्रेशर ग्रुप का एग्जाम्पल दें। हमारे देश भारत में राष्ट्रीय स्वयं संघ आरएसएस एक बहुत बड़ा प्रेशर ग्रुप, दबाव समूह है जो हम हिंदुओं के लिए जाना जाता है। इसी तरह से विश्व हिंदू परिषद हिंदुओं के लिए एक संगठन है, यह भी प्रेशर ग्रुप है। आपने देखा होगा कभी भी विश्व हिंदू परिषद के मेंबर, पदाधिकारी चुनाव नहीं लड़ते, कोई राजनीतिक सहभागिता नहीं। इसी प्रकार से राष्ट्रीय स्वयंसेवक दल, जमायते उलमा वगैरह मुस्लिम संगठन है, ये धार्मिक प्रेशर ग्रुप की बात कर रहा हूं। कृषि के क्षेत्र में किसानों के लिए भी प्रेशर ग्रुप हैं, जैसे याद कीजिए महेंद्र सिंह टिकैत के पुत्र राकेश सिंह टिकैत, जो एक किसानों के यूनियन के हेड। इसी प्रकार से कई किसान यूनियन है, तो किसानों के लिए यह प्रेशर ग्रुप है। व्यापारियों के लिए भी कई प्रेशर ग्रुप हैं, स्टूडेंट के लिए भी एसोसिएशन है, ये भी प्रेशर ग्रुप है, टीचर का भी है, विभिन्न वर्गों का। तो ये इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, ये राजनीतिक सहभागिता इनकी नहीं होती। कभी भी कंफ्यूज नहीं हुए, राजनीतिक दल और प्रेशर ग्रुप, दबाव समूह सेम नहीं होते। तो आप आराम से लिख सकते हैं। इसी के बाद नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन हो गया, अच्छा हो गया।